हाय एवरीवन, आज जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब अभी तक रिकर्जन के अंदर या बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर हमने काफ़ी सारे सवाल किए हैं और डायनेमिक प्रोग्रामिंग उन्हीं सवालों को एक बेटर तरीके से करने की अप्रोच है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किए जा सकते हैं। उन्हीं को आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर आपने कभी सीनियर्स से डायनेमिक प्रोग्रामिंग या डीपी, इसको हम कहते हैं डीपी के बारे में डिस्कशन किया है या किसी और से फ्रेंड से डिस्कशन किया है, तो यूजुअली डीपी को काफी मुश्किल टॉपिक बोला जाता है। बट यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत में ही मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि जैसे रिकर्जन को करने से पहले हमें थोड़ा सा डर लगता था कि हाँ, रिकर्जन तो मुश्किल टॉपिक होता है, सबने बोला है रिकर्जन समझना बहुत मुश्किल है, स्टैक में कॉल्स कैसे जाते हैं, ये सारी चीजें कैसे होती हैं। और फिर एक बार जब हमने रिकर्जन कर लिया था एंड उसके बाद जो क्लैरिटी आती है, जो आगे वाले टॉपिक के हमें सवाल समझ में आते हैं, जो अप्रोचेस समझ में आती है, वही सेम क्लैरिटी हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मिलने वाली है। यानी इसको शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा हुआ होता है दिमाग में कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, हमें समझ नहीं आएगा, बहुत सारी टेबल्स बनाई होंगी, लॉजिक समझ नहीं आएगा। बट एक बार जितने भी प्रॉब्लम्स हम अभी करने वाले हैं उनको हम खत्म कर देंगे एंड उसके बाद जो क्लैरिटी आएगी हमें प्रॉब्लम्स करने की, वो अलग ही लेवल की होगी, क्योंकि तब हम समझ पाएंगे कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम आज तक देखते आ रहे थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, इनफैक्ट इंटरव्यूज में किसी ने अगर पूछा है आपसे डीपी का सवाल, तो वो एक्चुअली लॉजिकली सॉल्व कैसे होगा। तो डीपी से घबराना नहीं है, इसमें वही अप्रोच फॉलो करनी है जो रिकर्जन में की थी। ये याद रखना है, रिकर्जन करने से पहले क्या माइंडसेट था और करने के बाद क्या माइंडसेट था, वही सेम माइंडसेट हमारा डीपी करने से पहले और करने के बाद होने वाला है। अब डीपी एंड ग्राफ दो ऐसे टॉपिक हैं जो बड़ी एमएनसीज बहुत ज्यादा और रिपीटेडली पूछती हैं। इनफैक्ट हर एक साल इनके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर। इसीलिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से स्पेशली अगर आप फैंग या मैंग कंपनीज, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इस तरीके की कंपनीज आ जाती हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, तो डीपी एंड ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें अच्छे से करना है। इसीलिए डीपी की हम शुरुआत करने वाले हैं एंड बिल्कुल प्यारे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लॉजिकली समझेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। इनफैक्ट हम ऐसी तरीके से समझेंगे चीजें कि एक सवाल को करने के बाद कैसे सेम अप्रोच को हम 6 to 7 क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो वाला माइंडसेट भी हम बिल्ड करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी डीपी के चैप्टर की तरफ। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे के टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। शुरुआत में हमने बहुत बार फिबोनाची को डिस्कस किया है डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर। जब एरेज कर रहे थे तब भी डिस्कस किया है, जब फंक्शंस कर रहे थे तब भी डिस्कस किया है, जब रिकर्जन कर रहे थे तब भी डिस्कस किया है। तो अब डीपी कर रहे हैं तो भी हम फिबोनाची को बेस बनाकर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझेंगे। फिबोनाची क्या होती है, मैं थोड़ा सा रिविजन करवा देती हूँ। फिबोनाची हमारा एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है या सीरीज ऑफ नंबर्स होता है। इसमें सबसे पहले 0 and 1 आते हैं, जो हमेशा हमें पता ही होता है एस्टैब्लिश नंबर्स की आएंगी। और हर जो ये वाला नंबर होता है, हर नंबर अपने पिछले दो नंबर्स का सम होता है। जैसे 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हर एक नंबर अपने पिछले दो नंबर्स का सम होता है। तो रिकर्जन के टाइम पर हमने फिबोनाची के लिए उसका रेकरेंस रिलेशन निकाला था। फिबोनाची में अगर मैं रेकरेंस रिलेशन की बात करूं तो फिबोनाची ऑफ n इज ऑलवेज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि एक नंबर अपने पिछले दो नंबर्स का हमेशा सम होता है। इसी रेकरेंस रिलेशन से हम रिकर्जन का कोड लिखते थे, इसी रेकरेंस रिलेशन से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते थे। अब इसी रेकरेंस रिलेशन को बेस बनाकर हम क्या करने वाले हैं, अपने लिए एक डीपी या डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच को सोचने वाले हैं। पर अभी के लिए भूल जाते हैं कि डीपी कुछ होता है। अभी के लिए फोकस करते हैं हमने जो ऑलरेडी पढ़ा है उस चीज पर। यानी हमने फिबोनाची को पढ़ा है जिसके अंदर उसका ये रिकर्जन रिलेशनशिप होता है। एक बार क्या करते हैं, इसके कोड को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक बार हम फिबोनाची का कोड लिखने वाले हैं जो प्योरली रिकर्जन बेस्ड है। मेरे पास मेरी क्लासरूम क्लास है, इसके अंदर मेरे पास मेन फंक्शन दिया हुआ है एंड मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल n है जिसकी वैल्यू है 5 के इक्वल। अब मैं एक फंक्शन लिखने वाली हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट फिबोनाची। फिबोनाची के अंदर मैं कोई इंटीजर n पास करूंगी। फिबोनाची का कोड कहता है कि रिटर्न कर दो हर बार फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2।
पिछले दो नंबर्स का फिबोनाची निकालकर उसको अगर मैंने ऐड कर दिया तो वो मेरे लिए फिबोनाची ऑफ n बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया है। और बेस केस फिबोनाची का ये कहता है कि अगर n की वैल्यू कभी भी 0 हो जाए या n की वैल्यू कभी भी 1 हो जाए तो उस केस में क्या करना है, उस केस में मुझे रिटर्न कर देना है n को ही। यानी अगर n की वैल्यू 0 है तो 0th फिबोनाची होता है 0 के इक्वल, और 1th यानी फर्स्ट फिबोनाची होता है 1 के इक्वल। फिबोनाची सीरीज जब हम लिखते हैं 0 1 1 2 3 इस तरीके से, तो इसको हम 0th नंबर काउंट करते हैं, इसको हम फर्स्ट नंबर काउंट करते हैं, इसको हम सेकंड नंबर काउंट करते हैं एंड 2 को हम थर्ड नंबर काउंट करते हैं। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलता है। हम चाहे तो यहां से भी फर्स्ट काउंट कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होंगे कोड के अंदर। बट अभी क्लैरिटी के लिए हम क्या अज्यूम करें, 0 से शुरू होता है और इसी तरीके से मैंने कोड लिखा है। अब अगर यहां पर मैं कॉल लगा दूं फॉर माई फिबोनाची ऑफ n, तो उसमें 5th नंबर मेरे पास प्रिंट होना चाहिए। आउटपुट में मेरे पास आएगा 5। तो फिबोनाची ऑफ 5 के इक्वली होता है। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको प्रूव करने वाली हूँ कि कैसे ये जो कोड हमने लिखा है ये बहुत ही इनएफिशिएंट कोड है और कैसे इस कोड की वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन में बहुत ज़्यादा आने वाली है। जब n की वैल्यू 10 to infinity होगी, छोटे नंबर्स में तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बड़े नंबर की टर्म में। अभी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस कोड की वो एक्सपोनेंशियल है, और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियल या बहुत ही बुरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिबोनाची हमें देता है, उसके लिए हम एनालाइज करने वाले हैं n इज इक्वल टू 6 के लिए। n इज इक्वल टू 6 के लिए अगर मुझे एनालाइज करना है तो मेरा रिकर्सिव कोड कुछ इस तरीके से काम करेगा कि पहले मैं 6 का फिबोनाची कैलकुलेट करूंगी। 6 क्या करेगा, 6 सबसे पहले फिबोनाची ऑफ n-1 यानी 5 की कॉल लगाएगा एंड n-2 4 की कॉल लगाएगा। तो रिकर्जन में एक कॉल लगेगी 5 के लिए एंड एक कॉल लगेगी 4 के लिए। अब 5 क्या करेगा, 5 के लिए जब कॉल लगेगी तो 5 n-1 यानी 4 एंड n-2 यानी 3 की कॉल लगाएगा। तो 5 यहाँ पर एक 4 की कॉल लगाएगा, एक 3 की कॉल लगाएगा। फिर 4 क्या करेगा, 4 एक 3 की कॉल लगाएगा, एक 2 की कॉल लगाएगा। 3 क्या करेगा, 3 एक 2 की कॉल लगाएगा, एक 1 की कॉल लगाएगा। 2 क्या करेगा, एक 1 की कॉल लगाएगा, एक 0 की कॉल लगाएगा। ये क्या है, ये मेरे लिए बेस केस है, 0 भी बेस केस है, 1 भी बेस केस है। यहाँ पर 2 क्या करेगा, 2 दोबारा से 1 की कॉल लगाएगा, 0 की कॉल लगाएगा, ये भी बेस केस है। 3 क्या करेगा, 3 2 की कॉल लगाएगा, 2 1 की कॉल लगाएगा, 0 की कॉल लगाएगा एंड 3 1 की कॉल लगाएगा। फिर यही सेम रिकर्सिव ट्री यहां राइट साइड में रिपीट होने वाला है। कैसे, 4 3 की कॉल लगाएगा, 4 2 की कॉल लगाएगा, 3 2 की कॉल लगाएगा, 1 की कॉल लगाएगा, 2 1 की कॉल लगाएगा, 0 की कॉल लगाएगा, यहां पर भी 2 1 की कॉल लगाएगा, 0 की कॉल लगाएगा। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि अगर मैंने n इज इक्वल टू 6 के लिए फिबोनाची कैलकुलेट करना चाहा रिकर्सिव फॉर्म में, तो इस रिकर्जन ट्री में फिबोनाची ऑफ 2 कितनी बार कैलकुलेट हुआ उसको एक बार काउंट करते हैं। यहां पर एक बार कैलकुलेट होगा फिबोनाची ऑफ 2, यहां पर कैलकुलेट होगा, यहां पर कैलकुलेट होगा, यहां पर कैलकुलेट होगा, यहां पर कैलकुलेट होगा। क्या मैं पैटर्न समझ पा रही हूं? मुझे फिबोनाची ऑफ 2 अगर कैलकुलेट करना था तो मैंने फिबोनाची ऑफ 6 कैलकुलेट करने के लिए फिब ऑफ 2 को 5 टाइम्स कैलकुलेट किया। क्या मैं कह सकती हूँ ये मैंने जो रिपीट की चीजें वो कोई यूजफुल रेपिटेशन नहीं था, मतलब उससे मुझे कोई नई नॉलेज नहीं मिली। यहां पर जो फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट होगा उसकी वैल्यू 1 आएगी, यहां पर भी 1 आएगी, यहां पर भी 1 आएगी, यहां भी 1, यहां भी 1। हर जगह फिबोनाची ऑफ 2 मेरे पास 1 ही कैलकुलेट होगा। और वही बेवकूफी है रिकर्जन वाले कोड की कि वो बार बार रिपीट होकर कैलकुलेट हो रहा है। दैट इज वाई फिबोनाची से जो मैंने रिकर्जन का कोड लिखा वो बहुत इनएफिशिएंट हो गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिबोनाची ऑफ 2 बार बार कैलकुलेट हुआ है। फिबोनाची ऑफ 3 को अगर मैं देखूं तो फिबोनाची ऑफ 3 एक बार यहां कैलकुलेट हुआ है, एक बार यहां कैलकुलेट हुआ है, एक बार यहां कैलकुलेट हुआ है। तो क्या मैं कह सकती हूँ फिबोनाची ऑफ 3 को भी मैंने 3 बार रिपीट करके कैलकुलेट किया, जिसमें हर बार वहां पर सेम वैल्यू कैलकुलेट होने वाली है। तो क्या ऐसा मैकेनिज्म हो कि मैं अपने रिकर्जन को फिक्स कर दूं? रिकर्जन को फिक्स करने की जरूरत मुझे इसलिए है क्योंकि मेरे रिकर्जन ट्री में ऐसी वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं जिनको मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं। कॉल्स कैसे शुरू होंगी? कॉल्स ऊपर से शुरू होती है रिकर्जन में। आई होप कि अभी तक हम उस स्टेट पर आ गए हैं कि रिकर्जन की कॉल को रिकर्जन ट्री में इमेजिन कर पा रहे हैं। सबसे पहले 6 के लिए कॉल लगेगी, फिर 5 के लिए कॉल लगेगी, क्योंकि पहले इसकी कॉल लगती जाती है। एक एक कम करके कॉल्स लगती हैं। तो फिर 4 की कॉल लगेगी, फिर 3 की कॉल लगेगी, फिर 2 की लगेगी, फिर 1 की लगेगी। 1 रिटर्न कर देगा आंसर, फिर 0 भी रिटर्न कर देगा आंसर। 2 रिटर्न कर देगा आंसर, फिर 1 भी रिटर्न कर देगा आंसर। तो 3 कैलकुलेट हो गया, 3 जैसे ही कैलकुलेट हुआ उसने अपना आंसर रिटर्न कर दिया। फिर 4 जब अब 2 की कॉल लगाएगा, क्या मैं कह सकती हूँ 2 तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका था, तो यहाँ मुझे उसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसमें मैं एक छोटा सा मैकेनिज्म बना सकती हूँ। ये मैकेनिज्म ये होगा कि ऑलरेडी जिस भी नंबर का फिबोनाची ऑफ n मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है उसको मैं कहीं पर स्टोर करा लूं।
मैं उसके लिए किसी स्टोरेज का यूज कर लूं। जैसे यहाँ पर जैसे ही फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट हो गया, मैं उसको किसी एरे फिब ऑफ n के अंदर या फिब ऑफ 2 पर स्टोर करवा लूं कि फिब ऑफ 2 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली देख सकती हूँ, यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकती हूँ, यहाँ से भी डायरेक्टली, यहाँ से भी डायरेक्टली। मुझे दोबारा अलग कॉल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिक चीज करने से मेरे कोड में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा मुझे एरे यूज करना पड़ेगा, उस एरे को पास करना पड़ेगा जो क्या स्टोर करेगा, ऑलरेडी जिस भी नंबर के लिए फिबोनाची कैलकुलेट हो गया है उस नंबर के फिबोनाची को स्टोर करेगा। ये चेंज एक बार हम कोड में करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर एक f नाम का एरे बना लेती हूँ और इस एरे का साइज में देती हूँ int n+1। n+1 क्यों? क्योंकि फिबोनाची हम 0 से लेकर n तक कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए n+1 साइज होना चाहिए। तो फिब ऑफ n जो होगा वो एक्चुअली मेरे nth फिबोनाची की वैल्यू होगी। इस f को मैं पास कर दूंगी एज माई पैरामीटर, और यहाँ पर मेरे पास ये एरे आ जाएगा जिसमें इंटीजर एरे है मेरे पास, जिसमें मैं सारे फिबोनाची स्टोर करने वाली हूँ। इसी सेम f को मैं पास करने वाली हूँ हर एक फंक्शन कॉल के अंदर। अब शुरू में जब मैंने f को क्रिएट किया तो उसमें बाय डिफॉल्ट जावा सारे के सारे इंडेक्सेस पर 0 स्टोर कर देता है। तो अभी मेरा जो f है उसमें हर एक इंडेक्स पर मेरे पास 0 स्टोर्ड होगा, और वही सेम खाली f यहाँ पर पास होगा। पर फिबोनाची को उसको फिल करना है, हर एक इंडेक्स पर जाकर पहले एक नंबर का फिबोनाची कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट हुआ है या नहीं वो चेक करने के लिए मैं क्या करूं, सिंपली देख लूं क्या f ऑफ n अभी भी 0 के इक्वल है, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरा फिबोनाची ऑफ n इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। क्या मैं कह सकती हूँ किसी भी लेवल पर अगर मैं आई और वहां पर n के लिए फिबोनाची ऑफ n की वैल्यू 0 नहीं हुई जिससे वो इनिशियलाइज हुआ था, तो उसका मतलब फिबोनाची ऑफ n को ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है। तो उस केस में मैं क्या करूं, दोबारा उसे कैलकुलेट ना करूं, उस केस में मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूं फिबोनाची ऑफ n को। यहां पर मैं इसे f ऑफ n कर देती हूं। एंड अगर नहीं हुआ और मुझे दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ गया, तो जिस केस में कैलकुलेट करना पड़ गया, पहले तो f ऑफ n यानी फिबोनाची ऑफ n को असाइन कर दें वैल्यू, एंड उसके बाद यहां से मैं रिटर्न करने वाली हूं f ऑफ n को। या बेसिकली मैंने क्या किया, एक एरे ले लिया जिसके अंदर अब मैं सारे के सारे नंबर्स का फिबोनाची स्टोर करने वाली हूँ। हर बार घुसते ही मुझे चेक कर लेना है लेवल पर कि क्या फिबोनाची ऑफ n ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। अगर ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है फिर तो वही सेम वैल्यू रिटर्न कर दो, फिर तो और फंक्शन कॉल्स लगाने का बिल्कुल सेंस नहीं बनता। पर अगर कैलकुलेट नहीं हुआ है तो पहले उसे कैलकुलेट कर लो, फिर फिबोनाची ऑफ n वाले एरे के अंदर भी उसको स्टोर करवाना है, ताकि मेरे ऊपर वाले लेवल्स, जैसे अगर मैं 4 के लिए फिबोनाची कैलकुलेट कर रही हूँ तो 5 उसको यूज कर पाए, उसके लिए मुझे उसे स्टोर करवाना पड़ेगा अपने एरे के अंदर, एंड फिर फाइनली मैं वैल्यू को रिटर्न कर दूं। अब अगर इसको मैं सेव करके रन करती हूँ तो मेरे पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा विच इज 5, बट अब इस कोड को कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है एज कंपेयर टू द नॉर्मल रिकर्जन कोड। कितनी कम लगी है, पहले वाली रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल थी, अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है, यानी अब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n के बराबर है। ये कैसे हुआ, मतलब इतना बड़ा चेंज, एक्सपोनेंशियल से लीनियर का चेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, और ये कैसे आया इसको हम समझते हैं। अब अगर मुझे n = 6 के लिए फिबोनाची कैलकुलेट करना है तो उस केस में सबसे पहले तो मैंने अपना f नाम का एरे बना लिया जिसका काम है फिबोनाची को स्टोर करवाना। अगर n = 6 है तो इसके अंदर 7 इंडेसेस को मैं असाइन करूंगी, 3 4 5 6 7। इन सारे इंडेसेस पर शुरुआत में मेरी वैल्यू 0 स्टोर्ड होगी, तो शुरू में मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि खाली स्पेस है मतलब 0 स्टोर्ड है। अब मैं जब फंक्शन को कॉल लगाऊंगी तो 6 के लिए कॉल लगेगी, 6 क्या करेगा 5 एंड 4 के लिए कैलकुलेट करेगा, 5 क्या करेगा 4 एंड 3 के लिए कैलकुलेट करेगा, 4 क्या करेगा 3 एंड 2 के लिए कैलकुलेट करेगा, 3 क्या करेगा 2 एंड 1 के लिए कैलकुलेट करेगा, 2 1 एंड 0 के लिए कैलकुलेट करेगा। अब 1 यहाँ से जैसे ही वैल्यू 1 देगा, 0 यहाँ से जैसे ही वैल्यू 0 देगा, 2 क्या करेगा 2 अपने फिबोनाची को स्टोर करवा लेगा एज 1। उसके बाद 2 रिटर्न कर देगा 3 के पास 1, 1 क्या रिटर्न करेगा 1 भी यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, तो फिबोनाची ऑफ 3 हो जाएगा मेरे पास 2 के इक्वल, जो एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब 4 क्या करेगा, 4 के पास 3 से 2 रिटर्न होकर आया, 2 के लिए अब मुझे नीचे जो मैं कॉल लगाती थी एक 1 का एक 0 का, वो कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिबोनाची ऑफ 2 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, तो मैं डायरेक्टली उसे एरे के ऊपर से उठा लूंगी। तो एरे से 2 यहाँ पर रिटर्न कर देगा 1 वैल्यू को, 4 क्या कैलकुलेट करेगा 4 फिबोनाची ऑफ 4 को 3 कैलकुलेट करेगा, 4 रिटर्न कर देगा 5 को 3। अब 5 कॉल लगाएगा 3 को, 5 कॉल जब लगाएगा 3 को तो 3 शुरुआत में 2 के लिए और 1 के लिए पहले कॉल लगाया करता था, पर अब वो कॉल्स नहीं लगेंगी क्योंकि फिबोनाची ऑफ 3
ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, तो फिबोनाची ऑफ 3 डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर देगा अपनी वैल्यू विच इज 2। फिबोनाची ऑफ 5 रिटर्न करेगा 5 एंड खुद को इनिशियलाइज भी कर देगा एज 5। यहाँ पर ये जो लास्ट इंडेक्स है मेरे एरे का ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इतना एरे मेरा 7 साइज का एरे होगा। अब यहाँ पर 6 के पास एक तरफ से 5 आ गया है, अब 6 कोशिश करेगा फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करने की, पर फिबोनाची ऑफ 4 तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न होने वाली है यहाँ से। तो डायरेक्टली 4 क्या करेगा, फिबोनाची ऑफ 4 यानी 3 रिटर्न करेगा। 6 क्या कैलकुलेट करेगा, 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8, और 6 रिटर्न कर देगा 8 को। अब यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशंस काउंट करूं या अगर यहाँ पर देखूं कि कितने नंबर्स के लिए फिबोनाची कैलकुलेट हुआ, 0 और 1 + 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें जो मुझे ऑपरेशंस लगाने पड़े या कितनी बार फिबोनाची कैलकुलेट करना पड़ा वो है n+1 के इक्वल। बल्कि यहाँ पर कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ा था, हर लेवल पर मुझे क्या करने थे, 2 कॉल्स लगाने थे। तो मैं 6 के लिए एक बार कॉल लगाती थी 5 को, एक बार कॉल लगाती थी 4 को, 5 के लिए कॉल लगाती थी 4 को, एक बार 3 को, एंड बार बार सेम नंबर्स का फिबोनाची मुझे कैलकुलेट करना पड़ा। बिग ऑफ 2 टू द पावर n होती थी, क्योंकि हर लेवल पर हमारे पास n लेवल्स हैं और हर लेवल पर हम 2 कॉल्स लगा रहे हैं। जबकि यहाँ पर वही सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n निकल कर आएगी, क्योंकि मेरे पास n लेवल्स हैं और हर लेवल पर 2 कॉल्स नहीं लग रहे हैं। अब हर लेवल पर क्या हो रहा है, एक साइडेड कॉल है जिससे एक्चुअली फिबोनाची कैलकुलेट हो रहा है, और उससे मुझे पता चलेगा दूसरे साइड की जो कॉल्स हैं उनमें तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, उनको तो बस वैल्यू रिटर्न करनी है, तो वहां से रिकर्जन ट्री बनेगा ही नहीं। अब मेरा जो रिकर्जन ट्री है वो मेरा स्क्यूड ट्री हो गया। स्क्यूड ट्री यानी स्क्यूड ट्री जो एक तरफ झुका हुआ है। अब मेरे रिकर्जन में सिर्फ एक ही तरफ कैलकुलेशन हो रही है, दूसरी तरफ ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड हो गई है, जबकि पहले मेरे पास बार बार कैलकुलेशन हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे पास एक फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री आता था जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती थी। अब आपको कैसा लगेगा कि ऑलरेडी हमने देख लिया कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। जो हमने फिबोनाची के साथ किया उसी को हम प्रोग्रामिंग की भाषा में डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी हमारे पास ऑलरेडी एक रिकर्जन का कोड था, हमने उसमें देखा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा उसका सब पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, बार बार कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम रिपीटेडली कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो हमने उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की। हमने रिकर्जन से एक लेवल ऊपर जाकर एडवांस्ड रिकर्जन करने की कोशिश की, जिसमें एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैंने उसको स्टोर करा लिया। कहाँ स्टोर करवा लिया, इस एरे के अंदर स्टोर करवा लिया, या कुछ प्रॉब्लम्स में किसी 2D एरे के अंदर स्टोर करवा लेंगे। इस चीज को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेमोइजेशन। मेमोइजेशन यानी रिकर्जन तो चल ही रहा था, रिकर्जन के अंदर किसी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को मैंने किसी एरे या किसी और मेमोरी या स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा लिया, जिसको मैं अब रीयूज कर पा रही हूँ, ताकि सेम चीज मुझे दोबारा ना कैलकुलेट करनी पड़े। और मेमोइजेशन की वजह से मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आई। मेमोइजेशन इज वन ऑफ द वेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर साइंस। तो फिबोनाची के अंदर हमने जो f नाम का एरे यूज किया, यूजुअली इसे f नहीं, यूजुअली इसे हम dp का नाम दे देते हैं, dp नाम का हम एरे बना लेते हैं, और यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है। जो बेसिस या जो फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉर्म होते हैं, आप आगे जाकर बहुत मुश्किल सवालों को देखने वाले हैं। इनफैक्ट इंटरव्यूज के अंदर हम जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअल इंटरव्यूज में आती हैं, बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप शुरुआत में ही वहीं से शुरू करेंगे, या शुरुआत में कई बार प्रॉब्लम्स में आपने देखा होगा, अगर पहले कभी डीपी करी है कि 2D एरे बना देते हैं, वहां से अगर शुरू करेंगे तो हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझ नहीं आएगी। हमें कब समझ में आएगी, जब हम समझेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, बस एडवांस्ड रिकर्जन ही है। रिकर्जन से तो आज तक प्रॉब्लम सॉल्व करते ही थे, वो तो इंट्यूटिव तरीका होता था। उसके अंदर अब हमें पहचानना है कि रिकर्जन की कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसके अंदर बार बार कुछ ऐसा सब प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रहा है, रिपीटेडली सॉल्व हो रहा है, जिसको मुझे बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चॉइसेस हैं जिनको मुझे बार बार लेने की जरूरत नहीं है, और अब उनके आंसर्स को अगर मैं कहीं पर स्टोर करवा लूं तो मेरे लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम आ जाती है। अब सारी चीज को अगर मैं समराइज करूं तो फिबोनाची में रिकर्जन का कोड मुझे ऑलरेडी लिखना आता था, और अब जो f नाम के एरे से मैंने कोड लिखा है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज है, बल्कि लीनियर टाइम का कोड है। एंड जिस प्रोसेस से लिखा है, जो कोड हमने लिखा है, इसको एक्चुअली हम कहेंगे कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोड है। और इसमें और भी स्पेसिफिक होना है तो ये मेमोइजेशन का कोड है। मेमोइजेशन क्या होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जो फिक्स्ड डेफिनेशन होती है, उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं।
सबसे पहले कंक्लूड करते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जितना हमने फिबोनाची के एग्जाम्पल से समझा उतनी ही होती है, यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज ऑप्टिमाइज्ड रिकर्जन। रिकर्जन से ऑलरेडी हम कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उनके ऊपर मैंने एक ऑप्टिमाइज कर दी, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से मेरा कोड और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गया। दैट इज वाई हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमाइज्ड रिकर्जन भी कह सकते हैं। इसीलिए जो फीलिंग हमें रिकर्जन करने के बाद आई थी वही फीलिंग हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने के बाद आती है। यानी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत आसान लगने लग जाएंगी। अब कैसे पहचाने कि कोई भी सवाल जो आपके सामने रखा गया है वो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड सवाल है या नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से सवाल में डीपी लगानी है और कौन से में डीपी नहीं लगानी। तो डीपी को पहचानने के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, जो भी प्रॉब्लम मुझे दिया गया है उसके अंदर एक ऑप्टिमल प्रॉब्लम होना चाहिए। ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रीडी वाले चैप्टर के अंदर कि क्या होती हैं। ग्रीडी के अंदर मैंने पढ़ा था, कहीं अगर मुझे पूछा जाए कि लीस्ट निकालो, मोस्ट निकालो, मिनिमम निकालो, मैक्सिमम निकालो, लार्जेस्ट निकालो, स्मॉलेस्ट निकालो, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है जो बिल्कुल एंड टू एंड एक्सट्रीम चीज, फाइनल सबसे बेस्ट आंसर मुझसे डिमांड करती हैं, तो उनको मैं कहती हूँ ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स यानी जो बिल्कुल ऑप्टिमम सबसे बढ़िया रिजल्ट डिमांड करती हैं। तो इस तरीके की पहली बात, तो जिस भी प्रॉब्लम पर मुझे डीपी को अप्लाई करना है वो मेरी ऑप्टिमल प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए जिसने ग्रीडी अच्छे से पढ़ा है कि दीदी आपने तो बोला था कि ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ग्रीडी को भी यूज करते हैं, जिसमें आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक अप्रोच ग्रीडी भी होती है, एक अप्रोच डीपी भी होती है, पर सिर्फ ऑप्टिमल प्रॉब्लम होना काफी नहीं है। सेकंड कंडीशन भी सैटिस्फाई होनी चाहिए कि जिस भी सवाल को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर किसी ना किसी तरीके की चॉइस होनी चाहिए। चॉइस कहने का क्या मतलब है, अभी हमने फिबोनाची वाला सवाल किया तो वहां पर हम कह सकते हैं फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। चॉइस होने का मतलब है अगर आप किसी भी लेवल ऑफ रिकर्जन पे हैं, चॉइस होने का मतलब है आपने ए चॉइस ली, आपने बी चॉइस ली, आपने सी चॉइस ली। चॉइस अगर नहीं होगी तो मेरे रिकर्जन ट्री में ऊपर से शुरुआत होगी, पता ही ये एक ही चीज कर सकते हैं तो ये कर लिया, पता ही ये एक ही चीज कर सकते हैं तो ये कर लिया, पता ही ये एक ही चीज कर सकते हैं तो ये कर लिया। पर जब चॉइस होती है तो मेरे पास कुछ इस तरीके का रिकर्जन ट्री फॉर्म होता है। इस तरीके का रिकर्जन ट्री फॉर्म होगा तभी तो मेरे रिकर्जन ट्री में मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। चॉइस होगी रिकर्जन में तभी तो मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। अगर मैं इस लेवल पर खड़ी हूँ और मेरे पास 2 चॉइसेस हैं तो या तो मैं यहाँ जा सकती हूँ या मैं यहाँ जा सकती हूँ, पर अगर मेरे रिकर्जन में चॉइस ही नहीं है और मैं इस लेवल पर खड़ी हूँ तो मुझे पता ही है कि मैं यहाँ ही जाऊँगी। और जब मेरे पास मल्टीपल ब्रांचेस आती हैं तब चांसेस होते हैं कि प्रॉब्लम में सेम चीज को मैं बार बार कैलकुलेट कर रही हूँ। 2 चीजों को मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर। एक तो फिबोनाची का कोड हमने लिख लिया, बाकी इसके अलावा अगर सम ऑफ n नंबर्स का कोड अगर मैं लिखूं रिकर्जन से, यानी सम ऑफ n नंबर्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो रिकर्जन से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 5 है तो 5 बोलेगा पहले सम ऑफ 4 कैलकुलेट कर लो, 4 बोलेगा पहले सम ऑफ 3 कैलकुलेट कर लो, 3 बोलेगा पहले सम ऑफ 2 कैलकुलेट कर लो, 2 बोलेगा पहले सम ऑफ 1 कैलकुलेट कर लो। 1 इसे रिटर्न करके 1 दे देगा, 2 इसे रिटर्न करके 1 प्लस 2 विच इज 3 दे देगा, 3 इसे रिटर्न करके 3 प्लस 3 विच इज 6 दे देगा, 6 इसे रिटर्न करके 6 प्लस 4 10 दे देगा, 5 रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को 15। आंसर मेरे पास 15 आ जाएगा। क्या ये एक डीपी की प्रॉब्लम है? नहीं, ये एक डीपी की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी जो रिकर्जन ट्री बनेगा वो स्क्यूड होगा, मतलब वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, उसके अंदर कोई ओवरलैपिंग आपको सब प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी। छोटी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन बार बार कैलकुलेट हो रहा हो, यहाँ पर वो आपको नहीं मिलने वाली। वो कहाँ मिलेगी? जहाँ ब्रांचेस होंगी। ब्रांचेस कहाँ होंगी? जहाँ चॉइसेस होगी। यहाँ पर चॉइस क्या है? फिबोनाची में चॉइस क्या है कि पहले n-1 कैलकुलेट करना है फिर n-2। n-1 के लिए भी पहले n-2 कैलकुलेट करना है फिर n-3, n-2 के लिए भी पहले n-3 कैलकुलेट करना है फिर n-4। तो इस तरीके से ब्रांचेस फॉर्म होनी चाहिए। जहां ब्रांचेस फॉर्म होंगी जिस सवाल में, वो ऐसे सवाल होंगे जहां आपके पास कोई चॉइस गिवन होगी कि या तो आप A कर सकते हैं या आप B कर सकते हैं या आप C कर सकते हैं। फिबोनाची में चॉइस कहने का मतलब है कि आपने पहले इसको कैलकुलेट किया फिर आपने इसको कैलकुलेट किया, दोनों ब्रांचेस के ऊपर कॉल गई है रिकर्जन में, तभी मेरे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो ओवरलैप करेंगे, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार जिनको मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल जाती है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन में बिग ऑफ n ही होती है। इसको हम और ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, यानी n इंटू n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला। पर रिकर्जन में अगर मुझे एक एक करके कैलकुलेट करना है तो उसको हम और ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो यहां से मैंने 2 समरी निकाली। 2 समरी मैंने ये निकाली
कि मेरे पास डीपी जो है वो एक ऑप्टिमाइज्ड रिकर्जन का ही दूसरा तरीका होता है, दूसरा नाम होता है। और डीपी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम के अंदर दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, मेरा प्रॉब्लम ऑप्टिमल प्रॉब्लम होना चाहिए, जिसमें मैं कोई ऑप्टिमम आंसर निकालने की, बेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ऐसा कुछ निकालने की कोशिश कर रही हूँ। एंड सेकेंड कंडीशन जो मेरी प्रॉब्लम सेटिस्फाई करे, मतलब उसमें कोई चॉइस हो, क्योंकि चॉइस होगी तो ब्रांचेज आएंगी, ब्रांचेज आएगी तो मेरे पास सब प्रॉब्लम्स या छोटी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जो ओवरलैप करती होंगी। दैट इज वाई डीपी के प्रॉब्लम्स ये दोनों कंडीशंस को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। और यही दोनों कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करके, फाइंड आउट करके मैं पता कर सकती हूँ कि क्या मेरे प्रॉब्लम में मुझे डीपी अप्लाई करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं डीपी की ऑफिशियल डेफिनेशन। मतलब अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं तो आपको ये डेफिनेशन बतानी है, अगर कॉलेज एग्जाम के अंदर आता है तो भी आपको यही डेफिनेशन बतानी है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट हेल्प्स टू एफिशिएंटली सॉल्व अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है जिनको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग डीपी। और वो कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या मैं कह सकती हूँ, इसको कहने का मतलब है कि मुझे हर प्रॉब्लम में चॉइस गिवन होता है। चॉइस होगा तभी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक रिकर्जन ट्री फॉर्म होगा कुछ इस तरीके का। और चॉइस होगा तभी उस रिकर्जन ट्री में बार बार ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आएंगे जिनको मैं कैलकुलेट करूंगी। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स कहने का मतलब है कि सवाल में मुझे चॉइसेस दी होंगी जिनको मुझे लेना होगा, जिसकी वजह से ब्रांचेस आएंगे रिकर्जन में। तो पहली चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि उन प्रॉब्लम्स के अंदर एक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर भी होना चाहिए। मतलब वो एक ऑप्टिमल टाइप की प्रॉब्लम होनी चाहिए। सब स्ट्रक्चर यानी छोटी प्रॉब्लम। अगर फिबोनाची ऑफ 5 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पहले 4 होगा, 3 होगा, 4 के लिए 3 होगा, 2 होगा, 3 के लिए 2 होगा, 1 होगा। अब इसमें मुझे पता चल रहा है कि 4 में मैं आंसर तभी फाइंड आउट कर पाऊंगी जब 3 के लिए सही आंसर निकलेगा एंड 2 के लिए सही आंसर निकलेगा। 5 के लिए सही आंसर तभी फाइंड आउट कर पाऊंगी जब 4 के लिए सही आंसर निकलेगा एंड 3 के लिए सही आंसर निकलेगा। यानी ऑप्टिमल, मुझे ऑप्टिमल यानी सही आंसर निकालना है और वो तभी निकलेगा जब मेरी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए सही आंसर निकल चुका होगा। ये मतलब है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर यानी छोटी प्रॉब्लम कहने का, कि मेरा सवाल ऑप्टिमल टाइप का होना चाहिए और इस तरीके का होना चाहिए कि छोटी प्रॉब्लम के आंसर को मिलाकर मैं बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं, जो कि यूजुअली हम रिकर्जन के अंदर कर ही रहे होते हैं। अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते जाते हैं एंड छोटे हिस्सों को यूजुअली कंबाइन कर हम बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये प्रॉपर जिस्ट है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। और इसको हमने फिबोनाची में देख भी लिया है। फिबोनाची में क्या किया था, छोटी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर लो, जिसके लिए एक बार सॉल्व कर लिया उसको स्टोर करके रख लो। 3 के लिए एक बार कर लिया, स्टोर कर लिया, यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। दिस इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कि ऐसी प्रॉब्लम जो ओवरलैप कर रही थी एंड जिसमें मुझे ऑप्टिमल निकालना था यानी करेक्ट आंसर निकालना था, उन प्रॉब्लम्स के अंदर डीपी की प्रॉपर्टी मुझे दिखती है और उन प्रॉब्लम्स के अंदर मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली टेक्निक को लगाना होता है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूजुअली जब हम शुरुआत में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, शुरुआत में जब देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे दिमाग के ऊपर से जाने वाली है। तो उस केस में घबराना नहीं है, बिल्कुल टिके रहना है। कैसे टिके रहना है? थ्योरी को तो एक बार समझ लिया, उसके बाद 1-2 सवालों को और देखना है। मतलब इसके बाद जो हम 1-2 सवाल और करने वाले हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना है, उनका कोड समझना है, उनका एक्सप्लेनेशन समझना है। डीपी इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। पैटर्न्स में क्या होते हैं, जितने ज़्यादा पैटर्न्स देखेंगे उतना ज़्यादा जल्दी हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे क्लास के अंदर कौन सा बच्चा टॉप कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। जब 3-4 क्लास टेस्ट हो जाते हैं, 3-4 असाइनमेंट सबमिट हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है अच्छा इस बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, तो वो एक पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किया है। इस बच्चे के हमेशा असाइनमेंट में मार्क्स कम आते हैं, तो वो मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। तो उसके लिए डेटा सेट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो लॉजिक ये है कि अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, डीपी उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी जितना उसके सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। और सवालों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्लासिकल सवालों को ज़्यादा प्रैक्टिस या ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी थ्योरेटिकल नॉलेज जितनी बताई जा रही है उसको ग्रास्प करना है, उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, फिर जो थोड़े से क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनको अच्छे से एनालाइज करना है। फिर थोड़ी देर मतलब आधा घंटा 20 मिनट बैठकर सोचना है कि कैसे फिबोनाची का सवाल या आगे अभी हम जो सवाल करने वाले हैं फर्स्ट डे वाले सारे के सारे वीडियोस के अंदर, उन सारे सवालों में कॉमन पैटर्न क्या है। जैसे ही आपने वो कॉमन पैटर्न एनालाइज कर लिया कि इन सारे सवालों में कॉमन क्या है,
तब आपके दिमाग में हिट करेगा, अच्छा डीपी इसको कह रहे हैं, टीपी का ये नाम है। क्योंकि जब तक मैं आपको थ्योरी कराऊंगी आपको समझ नहीं आएगा। आपको सवालों को एक्चुअली करना पड़ेगा, उनका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, चाहे आप देखकर ही कोड क्यों ना लिखें, उस कोड को हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा। उसके बाद हम पैटर्न्स को एनालाइज कर पाएंगे। तो अभी हार नहीं माननी है सोचकर कि ये तो बहुत सारे थ्योरी हो गया दीदी, ये तो समझ नहीं आ रहा, कम समझ आ रहा है। टिके रहना है, जैसे हम रिकर्जन में टिके रहे थे वैसे ही यहीं टिके रहना है। और अगर आपकी कुछ क्लासेस हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जिसमें टिक गए, तो आपका एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सीरियस हैं तो। एंड ये आपको बहुत सारी कंपनीज के अंदर दिखने वाला है कि कैसे यहाँ पर टिके रहने का आउटपुट आपको आपके इंटरव्यूज के अंदर दिखाई देगा। तो अब आगे थोड़ा सा और थ्योरी कर लेते हैं। यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग को कोडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है मेमोराइजेशन, इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। दूसरा तरीका होता है टैब्यूलेशन, इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। यानी यहाँ पर हम ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे हैं, यहाँ पर हम नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहे हैं। अब मेमोराइजेशन की सबसे पहले बात करते हैं। मेमोराइजेशन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं होते हुए। कहाँ देखा हमने? फिबोनाची के केस में। मेमोराइजेशन का बेसिक मतलब होता है आप पहले नॉर्मल रिकर्जन लिख लो एंड उसके बाद हमारे जो सब प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम्स यानी जो छोटे प्रॉब्लम्स हैं, उनको किसी स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा लो ताकि उनको मैं बार बार रीयूज कर पाऊँ। दिस इज बेसिकली कॉल्ड मेमोराइजेशन। इसको मैंने देख लिया फिबोनाची में। कैसे देखा? फिबोनाची में मैंने एक एफ नाम का एरे बना लिया जिसके अंदर सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन स्टोर करा लिए और उसको फिर बार बार मैंने रीयूज कर लिया। नॉर्मल रिकर्जन तो था ही, उस पर मैंने सब प्रॉब्लम्स और स्टोर कराने शुरू कर दिया, तो वो एडवांस्ड रिकर्जन बन गया। दिस इज मेमोराइजेशन, जहां मेमोरी के अंदर, इसको याद करने का मैं आपको छोटा सा तरीका दे रही हूँ। मेमोराइजेशन यानी मेमोरी, मेमोराइजेशन से मेमोरी याद आनी चाहिए कि रिकर्जन के अंदर जब मेमोरी यूज कर लेते हैं, स्टोरेज यूज कर लेते हैं, दैट बिकम्स मेमोराइजेशन। दूसरा तरीका रिकर्जन को करने का होता है टैब्यूलेशन। अब ये सिर्फ शब्द है, जब तक मैं आपको बताऊं मेमोराइजेशन है, ये है। अगर आपने फिबोनाची के अंदर एरे में एक्चुअली डेटा को स्टोर होते हुए फिर उसको रीयूज होते हुए नहीं देखा होता उस कोड के अंदर, तो हम यहाँ पर समझ ही नहीं पाते कि मेमोराइजेशन क्या है। वैसे ही जब तक हम टैब्यूलेशन को होते हुए नहीं देखेंगे तब तक टैब्यूलेशन हमें समझ में नहीं आएगा। तो टैब्यूलेशन को अगर फिबोनाची में मुझे परफॉर्म करना है तो टैब्यूलेशन कैसे होगा? टैब्यूलेशन में बेसिकली हम रिकर्जन नहीं लिखते। एक तो होता है कि मैं रिकर्जन से डायनेमिक प्रोग्रामिंग को करूं। टैब्यूलेशन का मतलब है कि मैं आइटरेशन से डायनेमिक प्रोग्रामिंग को करने वाली हूं। आइटरेशन यानी लूप्स चलाकर। शुरुआत में जब हमने रिकर्जन को शुरू किया था नया तो उस टाइम पर आपको बताया गया था जो प्रॉब्लम्स लूप से सॉल्व हो सकते हैं, आइटरेशन से सॉल्व हो सकते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स रिकर्जन से सॉल्व हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स रिकर्जन से सॉल्व हो सकते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स लूप से या आइटरेशन से सॉल्व हो सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स को आइटरेशन से करना बहुत आसान होगा, कुछ प्रॉब्लम्स को रिकर्जन से करना बहुत आसान होगा। जैसे ट्रीज के प्रॉब्लम को रिकर्जन से करना बहुत आसान होता है एंड इनफैक्ट बहुत इंट्यूटिव भी होता है। वैसे ही काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जैसे सम ऑफ n नंबर्स कैलकुलेट करना, उसमें रिकर्जन को यूज करने का ज्यादा सेंस है नहीं, आप उसको कर सकते हैं, पर वहां पर आपके लिए बेटर होगा कि हम लूप चला लें क्योंकि वो ज्यादा सिंपल और ज्यादा इंट्यूटिव है। वैसे ही बहुत सारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिसमें मेमोराइजेशन को यूज करना ज्यादा इंट्यूटिव होगा एंड हमेशा मेमोराइजेशन को यूज करना ही ज्यादा इंट्यूटिव होता है। जो हमने फिबोनाची में मेमोराइजेशन यूज किया, हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बनानी होती है, वैसे ही बिल्ड होती है। टैब्यूलेशन देखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इंप्लीमेंट करने में भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट इन द सेंस कि मेमोराइजेशन में आपका एक स्टैक बन रहा होता है रिकर्जन का, और एक पॉइंट आता है जिसमें ये स्टैक कभी कभी भर जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर ये स्टैक कभी कभी भर जाएगा और आपका कोड रन नहीं करेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते, मैक्सिमम प्रॉब्लम में मेमोराइजेशन चल जाएगा, पर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसके अंदर मेमोराइजेशन नहीं काम करेगा क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। स्टैक ओवरफ्लो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है। जावा के अंदर एक मेमोरी स्टैक होता है जिसके अंदर सारी की सारी रिकर्जन की कॉल स्टोर होती हैं, और एक पॉइंट आएगा क्योंकि ये स्टैक लिमिटेड है कि ये भर जाएगा, उस केस में हमारी अप्रोच फेल कर जाएगी। इसीलिए बहुत सारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में हम टैब्यूलेशन का यूज करते हैं। टैब्यूलेशन इज बेसिकली एक टेबल बना लेना, टेबल, या इसको मैं कह सकती हूँ कोई सेट यूज कर लिया या कोई एक्सटर्नल स्टोरेज यूज कर ली पर रिकर्जन का यूज नहीं किया। इस बार सीधा मैंने आइटरेशन से जो है अपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करी। दैट इज
टैबुलेशन ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होता, पर हाँ एज कम्पेयर टू मेमोराइजेशन ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें मेमोराइजेशन फेल कर जाता है पर टैबुलेशन पास कर जाता है। लॉजिक इनका जो है मेमोराइजेशन से ही टैबुलेशन का लॉजिक निकल कर आता है। अब फिबोनाची की बात करें, फिबोनाची में टॉप डाउन अप्रोच मैंने कैसे यूज़ की थी। अगर मुझे फिबोनाची 5 कैलकुलेट करना है तो पहले 4 और 3 कैलकुलेट करो, 4 कैलकुलेट करना है तो 3 और 2 कैलकुलेट करो, 3 करना है 2 और 1 कैलकुलेट करो, 2 करना है 1 एंड 0 कैलकुलेट करो, यहाँ पर भी 2 करना है 1 एंड 0 कैलकुलेट करो। यहाँ पर तो खैर ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका होगा। तो मेमोराइजेशन के अंदर सॉल्व करने की अप्रोच क्या रही कि पहले ऊपर बड़ा प्रॉब्लम क्या करेगा, नीचे की तरफ जाकर छोटे प्रॉब्लम को कैलकुलेट करेगा, फिर और नीचे की तरफ जाकर और छोटे प्रॉब्लम को कैलकुलेट करेगा, फिर और नीचे की तरफ जाकर और छोटे प्रॉब्लम को कैलकुलेट करेगा। ये तो हो गया कि हम टॉप से लेकर डाउन की तरफ जा रहे हैं। दैट इज व्हाई मेमोराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड टॉप डाउन। बट टैब्यूलेशन में हम बॉटम से अप की तरफ जा रहे होते हैं। एक बार क्या करेंगे, फिबोनाची के लिए उसका टैब्यूलेशन वाला अप्रोच डिस्कस करते हैं, फिर हम टैब्यूलेशन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसी भी सवाल को अगर हम टैब्यूलेशन से करना चाहते हैं, अभी मैं आपको बहुत बेसिक टैब्यूलेशन बताने वाली हूँ, लेकिन आगे वाले सवालों में हम टैब्यूलेशन और मेमोराइजेशन दोनों को ही बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बेसिक तरीके से बता रही हूँ। अगर मुझे फिबोनाची के लिए टैब्यूलेशन करना है तो इसका मतलब है मैं कोई टेबल बना लूँ जिसके अंदर मैं वही चीज स्टोर करने वाली हूँ जो मैंने मेमोराइजेशन के अंदर स्टोर की थी, यानी फिबोनाची ऑफ आई को मुझे स्टोर करवाना है। अब उसके लिए मैं कह देती हूँ कि मैं जो टेबल बनाने वाली हूँ वो मेरा एरे ही होने वाला है। इस एरे को मैं डीपी नाम दे देती हूँ। इसमें 0 इंडेक्स पर मैं कुछ स्टोर करूंगी, 1 पर स्टोर करूंगी, 2 पर स्टोर करूंगी, 3 पर स्टोर करूंगी, 4 पर स्टोर करूंगी, 5 पर स्टोर करूंगी। कह देते हैं मुझे n = 5 के लिए ही फिबोनाची कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक स्टोरेज या एक टेबल बना लूंगी, क्योंकि टैब्यूलेशन में मुझे टेबल्स ही बनानी होती हैं। ये टेबल मैंने बना ली। यहाँ पर हर टेबल के इंडेक्स को अब मैं कोई मीनिंग असाइन करूंगी। पहले क्या हुआ, पहले इनिशियलाइजेशन आया, किसका, मेरी टेबल का। फिर क्या आया, हर एक इंडेक्स को कुछ मीनिंग असाइन कर दो। जैसे डीपी ऑफ आई का मतलब है कि मैंने आईथ फिबोनाची कैलकुलेट किया है, तो ये क्या मैं कह सकती हूँ, डीपी ऑफ 0 का मतलब होगा 0th फिबोनाची, डीपी ऑफ 1 का मतलब होगा 1st फिबोनाची, एंड डीपी ऑफ n का मतलब होगा nth फिबोनाची। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, बहुत बेसिक सी चीज़ कैसे है, मैंने मीनिंग असाइन कर दिया हर एक इंडेक्स को। इंडेक्स कहने का मतलब है आई है तो ith फिबोनाची, 0 है तो 0th फिबोनाची, 1 है तो 1st फिबोनाची, n है तो nth फिबोनाची। ये मैंने मीनिंग असाइन कर दिया। और थर्ड प्रोसेस है अब स्टार्ट फिलिंग। फिल करना शुरू कर दो। फिल करना शुरू करेंगे स्मॉल टू लार्ज, यानी पहले छोटी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करेंगे, फिर बड़ी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करेंगे। इन 3 स्टेप से मेरा टैब्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है। इनिशियलाइजेशन कर दिया शुरुआत में सबको। इनिशियलाइज जब मैं करूंगी शुरुआत में, मुझे ऑलरेडी पता है फिबोनाची ऑफ 0 0 होता है, फिबोनाची ऑफ 1 1 होता है, तो इसको मैं शुरू में ही 0 लिख दूं, इसको मैं शुरू में ही 1 लिख दूं। ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया कि मैंने टेबल बना दी और उसके अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिया उन वैल्यूज से जो मुझे ऑलरेडी पता होती हैं। यानी रिकर्जन के अंदर जो बेस केस में लिखा जाता है वो टैब्यूलेशन के अंदर मेरे इनिशियलाइजेशन वाले स्टेप में आ जाता है। अब सेकंड प्रोसेस होगा मीनिंग असाइन करना। ये मुझे कोड में नहीं करना, ये मुझे अपने दिमाग में करना है मीनिंग असाइन, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम पहले पेपर पर सॉल्व होते हैं, उसके बाद कोड में सॉल्व होते हैं। पेपर से कोड में कन्वर्ट करना सबसे आसान काम है। पेपर पर डीपी को समझना और पेपर के ऊपर डीपी को लिख पाना, उसका सूडो कोड लिख पाना, उसका डायग्राम बनाकर लिख पाना, वो सबसे मुश्किल काम है। तो ये जो मीनिंग असाइन करने वाला काम है, ये कोड में नहीं लिखना, ये मुझे अपने दिमाग में और पेपर के अंदर छापना है। तो मीनिंग क्या असाइन किया, हर एक इंडेक्स को मैंने ये मीनिंग असाइन कर दिया जो मेरे दिमाग में मुझे समझना है कि ith इंडेक्स, ith डीपी का मतलब है ith फिबोनाची कैलकुलेट हो गया, 0 वाले इंडेक्स का मतलब है 0th फिबोनाची कैलकुलेट हो गया। अब स्टार्ट कर दो फिल करना अपनी स्टोरेज को या अपनी टेबल को, स्मॉल से लेकर लार्ज तक। मेरी प्रॉब्लम है फिबोनाची कैलकुलेट करना। क्या मैं कह सकती हूँ फिबोनाची के अंदर इस थर्ड वाले फिबोनाची को कैलकुलेट करना स्मॉल प्रॉब्लम होगी एंड फिफ्थ वाले फिबोनाची को कैलकुलेट करना लार्ज प्रॉब्लम होगी। पहले छोटे वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो, तभी तो लार्ज वाली सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि डीपी की प्रॉब्लम्स में छोटे वाली प्रॉब्लम्स को मिलाकर लार्ज वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यहीं पर अगर मुझे फिबोनाची ऑफ 1000 कैलकुलेट करना होता तो उसके लिए पहले 4 और 5 कैलकुलेट करना जरूरी था, क्योंकि ये मेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स है, तभी तो लार्ज वाली सॉल्व हो पाएगी। तो इसको हम इस तरीके से लूप लगाकर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। इनफैक्ट मैं इसका लूप भी लिखकर दिखा देती हूँ। मैं एक लूप चलाऊंगी। शुरुआत में तो मैं डीपी को इनिशियलाइज कर दूंगी, इसका साइज में दे दूंगी n+1 के इक्वल,
और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगी इन दो इंडेक्सेस पर। अब एक लूप चला लूंगी फॉर इंट i इक्वल्स, मैं इसको 2 से शुरू कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि 0 and 1 तो ऑलरेडी कैलकुलेट होता है इनिशियलाइजेशन वाले स्टेप में। i इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं रहती, i प्लस प्लस। हर बार मैं क्या करूंगी, मेरा dp ऑफ i, क्या मैं कह सकती हूँ, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 2। एंड लास्ट में, ये तो हो गया मेरा सिंगल लूप, लास्ट में जो मेरा आंसर होगा, आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू dp ऑफ n। क्या मैं कह सकती हूँ ये मेरा dp ही मेरा f है? f ऑफ i क्या होता था, f ऑफ i माइनस 1 प्लस f ऑफ i माइनस 2। उसी को मैंने यहाँ पर dp का नाम दे दिया है। तो एरे का नाम आप कुछ भी रखें, लॉजिक तो सेम ही है। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि पहले अगर मुझे dp ऑफ i कैलकुलेट करना है तो dp ऑफ i माइनस 1 एंड i माइनस 2 का मुझे सम ले लेना है। तो यहाँ से अगर मैं इस लूप को रन करना शुरू करूँ, सबसे पहले i इज इक्वल टू 2 पर आऊंगी। 2 क्या करेगा, 0 and 1 के लिए वैल्यूज निकालेगा, दोनों का सम कैलकुलेट कर लेगा, विच इज 0 प्लस 1 इक्वल्स 1। तो dp ऑफ 2 हो जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद मैं आ जाऊंगी 3 पर, i की वैल्यू 3 होगी, तो dp ऑफ 2 एंड dp ऑफ 1 को ऐड करेंगे। dp ऑफ 2 है 1 के इक्वल, dp ऑफ 1 है 1 के इक्वल, ऐड होकर dp ऑफ 3 बन जाएगा 2 के इक्वल। फिर i की वैल्यू 4 होगी, i की वैल्यू जैसे ही 4 होगी तो उसके लिए dp ऑफ 3 एंड dp ऑफ 2 को ऐड करेंगे, विच इज 2 प्लस 1 3, तो dp ऑफ 4 हो जाएगा 3 के इक्वल। अब i की वैल्यू 5 होगी, i की वैल्यू जैसे ही 5 होगी मैं dp ऑफ 4 एंड dp ऑफ 3 कैलकुलेट करूंगी। dp ऑफ 4 इज 3, dp ऑफ 3 इज 2, इनकी वैल्यू क्या ऐड करके हो जाएगी 5 के इक्वल। क्या मैं कह सकती हूँ लास्ट में जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी dp ऑफ 5। dp ऑफ 5 पर क्या स्टोर्ड है, 5 स्टोर्ड है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 के इक्वल। तो n इज इक्वल टू 5 के लिए मेरे पास जो फिबोनाची आएगा दैट विल बी इक्वल टू dp ऑफ n विच इज इक्वल टू 5। तो ये जो मेरा पूरा प्रोसेस रहा, इसको मैं कहूंगी टैब्यूलेशन। इसके लिए एक बार कोड भी लिख कर देखते हैं। कोड में मुझे क्या करना है, मैं एक नया फंक्शन बना लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट, इसको मैं कह देती हूँ फिबोनाची और टैब्यूलेशन। फिबोनाची टैब्यूलेशन के अंदर मुझे बस एक इंटीजर n को पास करना है। अब nth फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक टेबल बनाऊंगी जिसको मैं इनिशियलाइज करने वाली हूँ, क्योंकि टैब्यूलेशन का मतलब ही टेबल होता है। तो टेबल बना लूंगी, मतलब एक एरे बना लूंगी जिसको मैं नाम दूंगी dp इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ n प्लस 1। प्लस 1 इसलिए क्योंकि मैं 0 से शुरुआत कर रही हूँ और मुझे nth निकालना है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी 0 के साथ है। शुरू में मैं कह सकती हूँ dp ऑफ 0 हमेशा 0 होता है, जो ऑलरेडी है ही। dp ऑफ 1 को मैं 1 से इनिशियलाइज कर देती हूँ। जो स्टूडेंट शायद C++ में भी साथ के साथ कोड करना चाह रहे हो, dp ऑफ 0 को मुझे यहाँ से 0 अलग से लिखना पड़ता है C++ में, तो मैं दोनों चीज़ें आपको लिख कर दिखा देती हूँ। एंड अब क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं फॉर इंट i इक्वल्स टू i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। हर बार मेरा dp ऑफ i हो जाएगा dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 2 के इक्वल। और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी dp ऑफ n को, क्योंकि ये बन जाएगी मेरी आंसर की वैल्यू। ये जो इतना मैंने कोड लिखा, दिस इज टैब्यूलेशन का कोड। इनफैक्ट यहाँ से मैं कॉल भी लगा सकती हूँ। इस बार मैं कॉल लगाने वाली हूँ फिबोनाची टैब्यूलेशन को, जिसके अंदर पास कर दूंगी सिर्फ अपना n। यहाँ अब रन करूँ अपने कोड को तो आंसर मेरे पास सेम आएगा, विच इज इक्वल टू 5। अब ये टैब्यूलेशन वाले कोड की भी टाइम में बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि मैंने क्या किया, बस एक सिंपल सा लूप लगाया है। कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 2 से लेकर n तक चल रहा है। क्या मैं कह सकती हूँ इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n के बराबर होगी, यानी ये भी एक लीनियर टाइम का कोड है। बस हो सकता है क्योंकि फिबोनाची रिकर्जन से हमने समझा था, रिकर्जन के अंदर मेमोराइजेशन यूज करने वाली चीज ज्यादा इंट्यूटिव थी, एंड टैब्यूलेशन में कन्वर्ट करना थोड़ा सा, इस सवाल में तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा आगे वाले सवालों में शुरुआत में डिफिकल्ट लग सकता है। बट एक बार आपको जिस्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार लॉजिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ईजी हो जाएगा टैब्यूलेशन में किसी भी सवाल को सॉल्व करना। बट हाँ, इंट्यूटिव होता है मेमोराइजेशन से करना, टैब्यूलेशन से भी हमें करना पड़ेगा, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। ये होता है टैब्यूलेशन का मतलब। 3 स्टेप्स में हम टैब्यूलेशन को करने हैं, और मेमोराइजेशन और टैब्यूलेशन दोनों को ही हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के चैप्टर के अंदर 7 इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जिनको हमें करना होता है। ये 7 इंपॉर्टेंट सवाल मैंने लिस्ट भी कर दिए, जिनमें से फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज फिबोनाची नंबर्स। सेकंड है 01 नैपसैक, उसके बाद अनबाउंडेड नैपसैक का एक सवाल होता है। फिर एक लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का सवाल होता है, कडान्स एल्गोरिथम का सवाल होता है, जिसको हम ऑलरेडी एरेज वाले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। फिर कैटलान्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट आता है, एंड डीपी ऑन ग्रिड, यानी 2D एरेज पर हम डीपी परफॉर्म करते हैं। अब आपको लगेगा कि दीदी ये 7 क्वेश्चंस ही क्यों?
यहाँ पे हमारे दिमाग में आ सकता है कि यही 7 सवाल क्यों? तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि ये सिर्फ 7 सवाल नहीं है, बल्कि 7 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन 7 कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जिस अप्रोच को यूज करके हम इन 7 सवालों को सॉल्व करते हैं, यानी जिस अप्रोच से फिबोनाची सॉल्व करते हैं, जिस अप्रोच से 01 नैपसैक, जिस अप्रोच से अनबाउंडेड नैपसैक, इन अप्रोचेस को यूज करके एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस है जो इन सवालों से निकलते हैं, इन सवालों से थोड़े बहुत रिलेट करते हैं। 01 नैपसैक पर बेस्ड 6 to 7 क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे, और जैसा कोड हम 01 नैपसैक का लिखते हैं उसी में थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हमें करने होते हैं, तो दूसरे सवाल का कोड हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो इन्हीं 7 सवालों पर हम फोकस करने वाले हैं, इनके कुछ कुछ वेरिएशंस पर हम फोकस करने वाले हैं जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर हमें ये 7 सवाल बहुत अच्छे से आ गए, इनका लॉजिक हमें अच्छे से आ गया, तो फिर हम मैक्सिमम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को, जो उसका मैक्सिमम एरिया है, उसको कवर कर लेंगे। अब ये वैसा ही होगा जैसे हमने ग्रीडी में किया था। ग्रीडी वाले चैप्टर में अगर आपने अच्छे से किया है, नहीं तो अपने नोट्स को जरूर रिवाइज कर लें, उसमें याद हो कि हमने एक एक्टिविटी सिलेक्शन वाला सवाल किया था। एक्टिविटी सिलेक्शन वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी सिलेक्शन सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को बार बार हम बहुत सारे डिफरेंट सवालों में यूज करते हैं। और एक्टिविटी सिलेक्शन का ही मैंने आप मैक्सिमम चेन लेंथ आपको याद हो तो ही सेम प्रॉब्लम थी, बस उसको हल्का सा हमने चेंज कर दिया है, उसका लॉजिक तो फिर भी सेम ही रहेगा। वही सेम चीज हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर देखने को मिलने वाली है। यानी लॉजिक, कॉन्सेप्ट, अप्रोच एक तरीके की है और उस पर बेस्ड सवाल बहुत सारे हैं। तो यहां पर एक सवाल को करने के बाद, एक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनके कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे। इसको अगर मैं थोड़ा सा और क्वांटिफाई आपको करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करूंगी। ये तो वो प्रॉब्लम्स है जो बस मैंने लिख दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट इनमें ही नहीं, ये तो मैंने सिर्फ 5 के लिखे हैं, 2 और कैटेगरीज हैं जिनके एग्जिस्ट करते हैं जो हम अभी देख रहे होंगे। जैसे फिबोनाची पर बेस्ड क्लाइंबिंग स्टेयर्स का सवाल आता है, जिसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। नंबर फैक्टर्स, मिनिमम जंप्स टू रीच द एंड, मिनिमम जंप्स विद कॉस्ट, हाउस थीफ बहुत फेमस सवाल है जो फिबोनाची नंबर्स वाली अप्रोच पर ही बेस्ड होता है। तो ये सारे सवाल फिबोनाची वाली अप्रोच से ही डिराइव्ड होते हैं, इनके अंदर सेम डीपी की अप्रोच लगती है। अगर मैं 01 नैपसैक की बात करूं तो उसमें सबसेट सम, इक्वल सबसेट सम पार्टीशन, मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस, काउंट ऑफ सबसेट सम, टारगेट सम एंड और भी कई सवाल होते हैं जो 01 नैपसैक पर बेस्ड होते हैं। कैटेलान्स नंबर का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो बार बार डीपी के अंदर देखने को मिलता है बहुत सारे डिफरेंट सवालों में, जैसे नंबर ऑफ बीएसटीज जो फाइंड आउट करने होते हैं, एन पेरेंथेसिस वाला सवाल, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, डिसजॉइंट कॉर्ड्स, कैटेलान ट्रायंगल, माउंटेन रेंजेस, डाइक वर्ड्स, बहुत सारे डिफरेंट सवाल होते हैं जो सिर्फ कैटेलान नंबर्स, ये भी फिबोनाची नंबर्स की तरह एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिन पर बेस्ड बहुत सारे सवाल होते हैं जो डीपी को यूज करके सॉल्व होते हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे, उसी के जैसा सिमिलर सवाल है लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग, इसको भी सॉल्व करेंगे। एडिट डिस्टेंस भी वैसा ही सवाल है, इसको भी सॉल्व करेंगे। बॉक्स स्टैकिंग भी वैसा ही सवाल है, उसको भी सॉल्व करेंगे। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस भी वैसा ही सवाल है, इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। लॉन्गेस्ट बाइटोनिक सबसीक्वेंस, ये उन्हीं के सिमिलर लॉजिक पर बेस्ड होता है। एंड और भी बहुत सारे सवाल, अनबाउंडेड नैपसैक का हम सवाल करेंगे जिस पर बेस्ड और भी सवाल आ जाते हैं, जैसे रॉड कटिंग का सवाल होता है, कॉइन चेंज का सवाल होता है, मिनिमम कॉइन चेंज का सवाल होता है। हमने इंडियन कॉइन्स वाला सवाल किया था ग्रीडी के अंदर, इंडियन कॉइन्स ग्रीडी को यूज करके सॉल्व होता है, बल्कि कॉइन चेंज वैसा सा ही सिमिलर सा सवाल होता है, पर यहाँ पर डीपी यूज होती है उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ग्रीडी हमेशा सही सॉल्यूशन नहीं देता। तो उस सवाल को यूज करने के लिए हम अनबाउंडेड नैपसैक वाली अप्रोच ही यूज करेंगे। तो जिस्ट ये है कि अगर हमने ये 7 जो मेरे क्लासिकल सवाल होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं, अगर ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे दिमाग में क्लियर है तो मतलब मैक्सिमम डीपी मेरे दिमाग में क्लियर है, क्योंकि इन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे एटलीस्ट 70 सवाल ऐसे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर जो सेम अप्रोच को यूज कर रहे होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होते हैं। इन्हीं के कोड में थोड़े बहुत आप मॉडिफिकेशन या माइनर चेंजेस कर दे तो उन प्रॉब्लम्स के हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं।
नेक्स्ट सवाल जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इसका नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। अगर आपको याद हो वो लिस्ट जो क्वेश्चंस की मैंने शेयर की है, तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स इज अ वेरिएशन ऑफ फिबोनाची नंबर्स। मतलब फिबोनाची का जो हमने कोड लिखा था, जो अप्रोच यूज करी थी, वही सिमिलर अप्रोच हम इस सवाल के अंदर यूज करने वाले हैं। पहले हम सवाल को समझेंगे अच्छे से, देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये सवाल बिल्कुल फिबोनाची नंबर्स की तरह है एंड इसका कोड भी बिल्कुल फिबोनाची नंबर्स की तरह है। अब एक और छोटी सी चीज, हमारे जो सवाल होते हैं जब आप इंटरव्यूज में बैठेंगे, जब आप कोडिंग टेस्ट के अंदर बैठेंगे, तो यूजुअली या आपको मेमोराइजेशन करना होगा, मतलब रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन, या फिर आपको टैब्यूलेशन करना होगा। तो रिकर्जन है इसकी बेसिक, मैंने रिकर्जन का कोड लिख लिया। रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन मतलब रिकर्जन के अंदर मैंने अपने टेबल को यूज कर लिया, एंड टैब्यूलेशन है इसकी सिर्फ मैंने टेबल को लगाया और मैंने लूप को लगाया। अब क्योंकि हम यहाँ पर अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहे हैं, मैं आपको ये वाला कोड भी दिखाऊंगी, मैं फिर आपको ये वाला कोड भी दिखाऊंगी और मैं आपको ये वाला कोड भी दिखाऊंगी। तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स के अंदर हम ये तीनों करने वाले हैं। पर अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे तो आपकी मर्जी है, या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं। उसमें आपको सारा उनको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि शुरू से बताओ मुझे, बिल्कुल रिकर्जन भी समझाओ, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन भी समझाओ और टैब्यूलेशन भी समझाओ। वरना आपके पास चॉइस है, एक ही तरीका में करना होता है, पर हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं तो मैं आपको सारे तरीके सिखाने वाली हूँ। अब क्लाइंबिंग स्टेयर्स सवाल की बात करते हैं। सवाल में मुझे दिया हुआ है कि आपके पास n स्टेयर्स हैं, आपके पास बहुत सारी स्टेयर्स यानी सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां किस तरीके से हैं, मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि मेरी जो सीढ़ियां हैं वो कुछ इस तरीके से होने वाली हैं। ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड यानी बिल्कुल जो बेसिक 0 वाला नंबर। ये मेरी फर्स्ट सीढ़ी है, ये मेरी सेकंड सीढ़ी है, ये मेरी थर्ड सीढ़ी है, ये मेरी फोर्थ सीढ़ी है, ये मेरी फिफ्थ सीढ़ी है। इस तरीके से बहुत सारी सीढ़ी हैं। मुझे क्लाइंब करना है, मुझे काउंट करनी है वेज टू रीच द nth स्टेयर। मान लेते हैं n की वैल्यू मुझे 3 दी हुई है, तो थर्ड स्टेयर तक अगर कोई व्यक्ति है जो ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा है, तो थर्ड स्टेयर तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर। और साथ के साथ सवाल में मुझे ये भी दिया हुआ है कि जो पर्सन है वो एक टाइम पर या तो एक सीढ़ी चढ़ सकता है या 2 सीढ़ी चढ़ सकता है। बचपन में होता था ना, हमारे पास बहुत सारी सीढ़ियाँ होती थी, तो हम क्या करते थे, एक सीढ़ी छोड़कर एक पर छलांग लगाते थे, यानी मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कूद जाऊँ, यहाँ से यहाँ कूद जाऊँ। तो वैसे ही मैं एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी कूद भी सकती हूँ सवाल में। या तो मैं एक टाइम पर एक स्टेयर चढ़ूँ, मतलब अगर मैं 1 पर हूँ तो मैं 2 पर पहुँच जाऊँ एक स्टेयर चढ़ के, 2 पर हूँ तो 3 पर पहुँच जाऊँ एक स्टेयर चढ़ के, या मैं एक टाइम पर 2 स्टेयर्स चढ़ सकती हूँ, मतलब 1 पर हूँ तो 3 पर पहुंच जाऊं 2 चढ़ के, 3 पर हूं तो 5 पर पहुंच जाऊं 2 चढ़ के, इस तरीके से। अब कितने पॉसिबल वेज हैं कि आपके पास ये 2 तरीके सीढ़ियां चढ़ने के, तो कितने टोटल तरीके होंगे कि हम ग्राउंड से लेकर nth स्टेयर तक पहुंच जाएं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को और थोड़ा क्लैरिटी बनाने के लिए छोटे छोटे n के लिए एनालाइज करके देखते हैं। मान लेते हैं शुरुआत में जो मेरे n की वैल्यू है वो 2 के इक्वल है। इसको मैं हटा देती हूँ, मैं छोटी सीढ़ियां बनाने वाली हूँ। ये 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा ग्राउंड है। मुझे 2 से ऊपर की सीढ़ियां बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ nth तक जाना है। तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ मेरी सीढ़ियों में जो आखिरी सीढ़ी है वो मेरी n वाली सीढ़ी है। अब मैं अगर ग्राउंड पर खड़ी हूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ, मेरे पास एक तरीका तो है कि मैं यहाँ से 1 की छलांग लगा लूँ, एक तरीका है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट 2 की छलांग लगा लूँ। अगर मैंने 1 की छलांग लगाई तो मैं कहाँ पहुँचूंगी, मैं 1 पर पहुँच जाऊंगी। अब अगर मैंने 1 की छलांग लगाई तो मैं अब यहाँ पर आकर पहुंच गई। अब मेरे पास यहाँ से क्या चॉइस है, एक ही चॉइस है कि मैं 1 की छलांग लगाऊं। यहाँ से 2 की छलांग नहीं लगा सकती। अगर कोई 1 पर खड़ा है और वो 2 की छलांग लगाए तब तो वो गिर जाएगा, क्योंकि आगे सीढ़ियाँ ही नहीं है। तो मैं सिर्फ 1 की छलांग लगाकर अब 2 तक पहुंच सकती हूँ। तो मैंने पहले 1 की छलांग लगाई ऐसे, फिर मैंने एक और की छलांग लगाई तो मैं 2 पर पहुंच गई। तो मैंने पहले 1 की लगाई, फिर मैंने 1 की लगाई। दिस इज माय 1 वे। ये एक तरीका है 2 तक पहुंचने का, कि पहले आप 1 सीढ़ी चढ़ो फिर आप एक और सीढ़ी चढ़ जाओ। अच्छा, अगर शुरुआत से ही ग्राउंड से ही मैंने सिर्फ सीधा 2 की छलांग लगाई होती तो क्या मैं कह सकती हूँ मैं डायरेक्टली 2 पर चढ़ जाती। तो मेरे पास एक और तरीका आ गया 2 तक पहुंचने का, जिसमें मैंने सिर्फ 2 की छलांग लगाई, तो ये मेरे पास एक और तरीका आ गया है। अब ये टोटल कितने तरीके, मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें मैं 1 की छलांग लगा रही हूँ, एक तरीका है जिसमें मैं डायरेक्ट 2 तक पहुंच गई। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास आंसर आया है 2 के बराबर, मतलब मेरे पास 2 तरीके हैं। n इज इक्वल टू 3 के लिए भी एनालाइज कर लेते हैं। ये सारी चीजें मैं हटाने वाली हूँ और अब मेरे पास एक और सीढ़ी आ जाएगी। एक और सीढ़ी आ गई तो मतलब मैं 3 पर पहुंच गई। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। यहां से या तो मैं 1 की छलांग लगा सकती हूँ
या मैं सीधा 2 की छलांग लगा सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले 1 की छलांग लगा कर देखती हूँ। अगर मैंने यहाँ से 1 की छलांग लगाई तो उसके बाद यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या कर सकती हूँ, यहाँ से भी 1 की छलांग लगा सकती हूँ। तो मैंने 1 1 कर लिया। यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर पहुँचने के बाद दोबारा 1 की छलांग लगा ली तो मैं 3 पर पहुँच गई। ये हो गया मेरा एक तरीका। अब यहाँ से क्या मैं 2 की छलांग लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती। तो यहाँ से आगे 2 की छलांग लगाने का तो कोई तरीका नहीं है। अब मैं वापस यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर आई, यहाँ से मैंने 1 की छलांग लगा कर तो देख लिया कितने तरीके हैं। यहाँ से अब मैं 2 की छलांग लगा कर देखूंगी। यहाँ से मैंने 2 की छलांग लगाई तो मेरे पास एक और तरीका आ गया। पहले 1 लगाओ, फिर यहाँ से डायरेक्टली 2 लगाओ, 1 2। ये मेरा एक और तरीका आ गया। अब मैं क्या करूंगी, वापस मैं ग्राउंड पर चले जाती हूँ। वापस मैं ग्राउंड पर आ गई तो ग्राउंड से 1 की छलांग लगाने के बाद ये मेरे 2 तरीके आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली 2 की छलांग लगाऊंगी। 2 की छलांग लगाकर यहाँ पहुंच गई तो ये पहले 2 की छलांग लगाई और यहाँ से एक ही ऑप्शन है, 1 की छलांग लगाओ तो 2 1। दिस इज ऑल्सो माई 1 वे। क्या मैं कह सकती हूँ कि ग्राउंड से लेकर n = 3 वाली स्टेयर सीढ़ी तक पहुंचने के 3 तरीके हैं कि आप 1 1 1 करके जाओ, या आप 1 2 करके जाओ, या आप 2 1 करके जाओ। तो क्या मैं कह सकती हूँ n = 3 के लिए मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 के बराबर। अब यहाँ से ये पैटर्न ऑब्जर्व नहीं करना कि n = 2 है तो आंसर 2 हो गया, n = 3 है तो आंसर 3 हो गया, तो n = 4 है तो आंसर मेरे पास 4 ही होगा। ऐसा नहीं होगा। n = 4 के लिए भी एनालाइज कर लेते हैं। मेरे पास इस बार 4 सीढ़ियाँ होने वाली हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी सीढ़ियाँ बना ली है। ये मेरी फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, फोर्थ सीढ़ी, ये मेरा ग्राउंड हो गया। शुरुआत में पर्सन कहाँ खड़ा है? शुरुआत में पर्सन मेरा यहाँ पर खड़ा है। अब एनालाइज करते हैं। यहाँ से मेरे पास चॉइस है, मैं 1 की छलांग लगा लूँ तो मैंने 1 लगा ली, उसके बाद मैं एक और लगा लूँ तो मैंने एक और लगा ली, एक और लगा लूँ तो मैंने एक और लगा ली, एक और लगा लूँ तो मैंने एक और लगा ली। ये मेरे पास आ गई 1 वे। अब यहाँ पर जब मैं खड़ी थी 2 के ऊपर तो यहाँ से एक तो ऑप्शन है कि आप 1 की लगा लो और अब एक और की लगा लो। एक ऑप्शन है आप डायरेक्टली ऊपर जंप कर जाओ। तो डायरेक्टली 2 की छलांग लगाई मैंने तो 1 1 से तो पहले आई ही थी, अब 2 की भी छलांग लगा ली। तो ये मेरी एक और वे आ गई मेरे पास। एक और तरीका ये होगा कि यहाँ से 1 से मैं डायरेक्टली क्या करूँ, 2 की छलांग लगाऊं और यहाँ से एक और 1 की छलांग लगाऊं। तो ये हो गया 1 2 1। दिस इज ऑल्सो माई 1 वे। अब शुरुआत में 1 की छलांग लगी, उसके बाद वाले सारे ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर कर लिए। 1 की छलांग आपने लगा ली शुरुआत में, उसके बाद आप 1 1 1 लगाओ, 1 2 लगाओ, 2 1 लगाओ, वो सब ठीक है। अब एक और तरीका देखते हैं जिसमें मैंने शुरुआत में ही 2 की छलांग लगाई। मैंने यहाँ पर 2 की छलांग लगाई तो 2 पर पहुंच गई। अब मैं क्या करूँ, 2 की छलांग के बाद 1 1 लगा लूँ तो 2 1 1। ये भी मेरा एक तरीका हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है कि यहाँ पे 1 1 की छलांग मत लगाओ, यहाँ से डायरेक्टली 2 से अब सीधा एक और सिंगल जंप ले लो 4 तक जाने का। तो पहले 2 की छलांग लगाई, फिर दोबारा 2 की छलांग लगाई, ये भी मेरा एक और तरीका है। तो ये सारे तरीके मेरे पास आ गए जिससे मैं ग्राउंड से लेकर फोर्थ n = 4th स्टेयर तक जा सकती हूँ। क्या मैं कह सकती हूँ ये टोटल 5 वेज हैं। तो n = 4 के लिए मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 के इक्वल। तो n = 4 के लिए आंसर 4 नहीं आता बल्कि 5 आता है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे ये तरीके बढ़ते जाएंगे आने वाले नंबर्स के लिए। ये तो था मेरे पास सिंपल तरीका। अब मैं देखूंगी कि सबसे पहले रिकर्सिव देखूंगी, उसके बाद मैं रिकर्सिव के अंदर मेमोराइजेशन देखूंगी, फिर मैं टैबुलेशन को देखने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिकर्जन के लिए कोड कैसे देखें। लॉजिकली तो मैंने समझ लिया कि कुछ इस तरीके से मेरी सारी छलांगे लग रही होंगी, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच सकती हूँ, पर इसको रिकर्जन में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए क्या लॉजिकल तरीका होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहती हूँ। इस पैटर्न को बस देखना है, ज्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, बस देख लेना है। अगर आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं तो ठीक है, वो आपको सोच लेना है, बट अगर समझ भी नहीं आए पैटर्न तो कोई बात नहीं, बस मैं आपको छोटा सा पैटर्न ऑब्जर्व करवा रही हूँ। n = 3 के लिए कौन कौन से तरीके निकाले थे मैंने, आप रिकॉल करो तो हमने लिखा था 1 1 1, 1 2 एंड 2 1। और n = 4 के लिए क्या निकाला, क्या मैं कह सकती हूँ 1 1 1 के बाद मैंने 1 को ऐड कर दिया, 1 2 के बाद मैंने 1 को ऐड कर दिया, और 2 1 के बाद मैंने 1 को ऐड कर दिया। ये तीनों तरीके यहाँ पर हैं n = 4 वाले में, बस उनमें क्या किया, मैंने 1 को ऐड कर दिया। मतलब 3 तक पहुंचने के सारे तरीके, उसके बाद मैंने 1 और ऐड कर दिया, तो मेरे पास n = 4 के तरीके आ गए। ये बाकी के 2 तरीके कौन से हैं, क्या मैं कह सकती हूँ n = 2 तक पहुंचने के कितने तरीके थे, एक था 1 1, एक था डायरेक्ट 2। तो एक आ गया 1 1, उसमें मैंने 2 को ऐड कर दिया, एक आ गया 2, उसमें मैंने 2 को ऐड कर दिया। तो ये n = 2 तक पहुंचने के तरीके हैं जिसमें मैंने 2 और ऐड कर दिया, तो n = 4 के तरीके आ गए।
ये बस पैटर्न दिखा रही हूँ, इसके बारे में अभी सोचना नहीं है, इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे अभी हम। पर जिसको हिंट मिल गया यहाँ पर और फिर आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा चल क्या रहा है, वो सीधा जाकर कोड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल कोड नहीं है इस सवाल का। पर हाँ, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम डीपी कर रहे हैं उनको शायद देखने में थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा कि पैटर्न कम समझ में आ रहा हो, बट अभी के लिए मैंने बस आपको पैटर्न दिखा दिया है। अब क्या करेंगे, n = 5 के लिए एक बार एनालाइज करते हैं। ये मेरी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड दिस इज माई ग्राउंड। मेरा जो पर्सन है शुरुआत में ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, ग्राउंड के ऊपर खड़ा है और मुझे जाना है 5 तक। अच्छा, सवाल में मुझे दिया हुआ है कि या तो मैं एक टाइम पर एक सीढ़ी चढ़ सकती हूँ या मैं एक टाइम पर 2 सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। क्या मैं कह सकती हूँ, इस सवाल के बारे में मैं थोड़ा सा उल्टा होकर सोचती हूँ, यानी ग्राउंड से ऊपर जाने की बजाय मैं सोचती हूँ 5 तक डायरेक्ट स्टेप्स लेकर मैं कहाँ कहाँ से पहुँच सकती हूँ। 5 तक सिर्फ एक स्टेप लेकर मैं कहाँ से पहुंच सकती हूँ। अगर मैं ऑलरेडी 4 पर खड़ी होती तो क्या मैं कह सकती हूँ मैं एक स्टेप लेकर डायरेक्टली 5 तक पहुंच जाती। तो अगर कोई व्यक्ति 4 पर खड़ा है तो वो सिर्फ एक स्टेप लेकर 5 तक पहुंच जाएगा। एंड 2 स्टेप्स लेकर डायरेक्टली 5 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 पर खड़ा है तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, 2 स्टेप्स लेगा, एक टाइम पर 2 की छलांग मारेगा और डायरेक्टली 5 तक पहुंच जाएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी तरीके से अपने पर्सन को 4 तक पहुंचा दूं, उसके बाद तो क्या करना है, सिर्फ 1 की छलांग लगानी है। और किसी तरीके से अपने पर्सन को 3 तक पहुंचा दूं तो उसके बाद क्या करना है, 2 की छलांग लगानी है। मेरे पर्सन को 3 तक पहुंचाने के कितने तरीके हैं, मैं देख लेती हूँ। वेज ऑफ 3 कितने हैं। वेज ऑफ 3 में क्या क्या आता है, एक आता है 1 1 1, ये ऐसे मैं 3 तक पहुंच सकती हूँ। कैसे, 1 छलांग, 2 छलांग, 3 छलांग। एक और तरीका है कि मैं पहले 1 की छलांग, 2 की छलांग लगाऊं तो 3 पर पहुंच गई, 1 एंड उसके बाद 2। एक और तरीका है कि 2 की छलांग और फिर 1 की छलांग, यानी पहले 2 लगाया फिर मैंने 1 लगाया। अब ऐसे ही मैं वेज ऑफ 4 भी निकाल सकती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी देख लिए, वेज ऑफ 3, वेज ऑफ 4, वेज ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, उसको बस मैं समराइज करके लिख रही हूँ। पहला तो तरीका होगा 1 1 1 1 कि यहाँ से मैं 1 की छलांग, 2 की छलांग, 3 की छलांग, 4 की छलांग, तो मैं 4 पर पहुंच गई। एक मैंने कैलकुलेट किया था 1 1 2, एक मैंने कैलकुलेट किया था 1 2 1, एक मैंने कैलकुलेट किया था 2 1 1, एक मैंने कैलकुलेट किया था 2 2। तो ये 5 तरीके थे मेरे पास 4 तक पहुंचने के। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सिंपल देखो कि 3 से तो डायरेक्ट 2 की छलांग लगाकर मैं 5 तक पहुंच सकती हूँ। तो 3 तक पहुंचने के जितने भी तरीके हैं उसमें बस क्या करो, 2 की छलांग ऐड कर दो, 2 की छलांग ऐड कर दो, 2 की छलांग ऐड कर दो। मतलब मैं ग्राउंड से 3 तक पहुंच गई, कैसे, 1 1 1, 3 तक पहुंच गई। अब 2 की छलांग लगा लो तो डायरेक्टली 5 तक पहुंच गई। ग्राउंड से मैं 3 तक तो पहुंच गई 1 एंड 2 से, अब उसमें 2 की छलांग ऐड कर दो तो मैं डायरेक्टली 5 तक पहुंच गई। ग्राउंड से मैं 3 तक तो पहुंच गई 2 1 से, अब उसमें 2 की छलांग ऐड कर दो तो मैं 5 तक पहुंच गई। तो 3 तक पहुंचने के जितने वेज हैं उसमें आप 2 2 की छलांग लगा दो तो उतने ही वेज आपके 5 तक पहुंचने के हो जाते हैं। सिमिलर वे में 4 तक पहुंचने के जितने भी वेज हैं उस सब में आप 1 1 की छलांग ऐड कर दो तो आप 5 तक पहुंच जाओगे। मतलब यहाँ पर मैं 1 1 ऐड कर दूं तो मैं 5 तक पहुंच जाऊंगी। रैंडम इसमें कोई भी देखूं, ये देख लेती हूँ। यहाँ पर 1 2 1 से मैं 4 तक पहुंची, 1 2 1 से 4 तक पहुंच गई। उसके बाद मैंने 1 की छलांग और लगा ली, मतलब एक और छलांग लगा ली तो मैं कहाँ पहुंच गई, 5 तक पहुंच गई। तो ऐसे ही अगर मैं सारे के सारे 3 तक पहुंचने के वेज निकाल लूं एंड सारे के सारे 4 तक पहुंचने के वेज निकाल लूं, क्या मैं कह सकती हूँ इन सब वेज में ही 2 ऐड होना है, इन सब वेज में ही 1 ऐड होना है, और इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो ये टोटल तरीके आ जाएंगे 5 तक पहुंचने के। तो पहले क्या करो, आप 3 तक पहुंचने के तरीके निकाल लो, फिर क्या करो, आप 4 तक पहुंचने के तरीके निकाल लो, और फिर आपके पास दोनों को ऐड करोगे तो 5 तक पहुंचने के तरीके आ जाएंगे, क्योंकि इसमें बस 2 की छलांग और इसमें बस 1 की छलांग ऐड करनी है मुझे। बिल्कुल सिंपल चीज मैंने बोली है। इस चीज को अगर समझ नहीं आया तो बिल्कुल 1 मिनट पुरानी जाकर थोड़ा सा और रिवाइंड करना है और दोबारा से इसको सुनना है। अगर मैंने इन दोनों तरीकों को ऐड कर दिया तो मेरे पास 5 तक पहुंचने के तरीके आ गए। क्या मैं कह सकती हूँ 5 इज माई n, तो 4 क्या हो जाएगा, n-1, 3 क्या हो जाएगा, n-2। मैं सिंपल शब्दों में कहना चाह रही हूँ कि अगर मुझे वेज ऑफ n निकालना है तो वेज ऑफ n-1 निकाल लो एंड वेज ऑफ n-2 निकाल लो। n-1 निकाल लिया, उसके बाद आप 1 स्टेप ले लो, n-2 निकाल लिया, उसके बाद आप 2 स्टेप्स ले लो। उन्हीं सेम तरीकों में बस मुझे 1 को ऐड करना है। 1 को उनके बाद ऐड कर दिया तो कितने तरीके हुए, उतने ही तो तरीके हुए, क्योंकि 1 उसी स्ट्रिंग में तो जुड़ रहा है पाथ की, उसी सेम तरीके में आप 1 को ही जोड़ रहे हैं, तो जितने तरीके पहले थे उतने ही बाद में रहे। तो ये तरीके निकाल लिए, ये तरीके निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल वेज आ जाएंगे। एंड इस फॉर्मूला को अगर आप देखें, इस रेकरेंस रिलेशन को आप देखें तो ये क्या है, ये फिबोनाची का रिलेशन है।
फिबोनाची के रिलेशन में क्या होता था, मैं लिखती थी फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, बिल्कुल सेम चीज लिखती थी, बस यहाँ पर फिबोनाची की जगह अब मैं वेज काउंट कर रही हूँ। तो क्या कह सकती हूँ, ये जो मेरा प्रॉब्लम है दिस इज अ वेरिएशन ऑफ माई फिबोनाची प्रॉब्लम। इनफैक्ट जब मैं आपको इसका कोड लिखकर दिखाऊंगी तो बिल्कुल सेम कोड होगा, बस फिबोनाची की जगह मैं वेज लिख दूंगी, काउंट स्टेयर्स लिख दूंगी, क्लाइंबिंग स्टेयर्स लिख दूंगी, कुछ और शब्द लिख दूंगी उसकी जगह, बट जो लॉजिक रहेगा, जो रिकर्जन ट्री बनेगा, जो कॉल स्टैक बनेगा, वो बिल्कुल सेम बनेंगे। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी जब मैं कह रही थी कि आपको एक सवाल सॉल्व करना है, उसके बाद बाकी सारे तो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिक क्या है, लॉजिक सेम रहेगा, कोड सेम रहेगा, बस रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम इसकी जैसी है। और वो तो मैंने आपको पूरी लिस्ट ही दे दी है कि कौन सी प्रॉब्लम किसके जैसी है। अब मैंने देख भी लिया कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये सेम कोड फिबोनाची में यूज होता है, तो मुझे पता चल गया दिस इज अ वेरिएशन ऑफ माई फिबोनाची प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसके लिए सूडो कोड लिखने वाली। तो मेरा कोड कैसा दिखेगा, मेरा कोड कुछ ऐसा दिखेगा, इसे मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ, और मेरा कोड कैसा लिखेगा, मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है वेज ऑफ n, तो मैं वेज ऑफ n कैसे काउंट करूँ, मैं पहले निकाल लूँ वेज ऑफ n-1, फिर मैं ऐड कर दूँ उसमें वेज ऑफ n-2, और दोनों को मैं रिटर्न कर दूँ एज माई टोटल नंबर ऑफ वेज। अब इसमें बेस केस क्या होगा, बेस केस ये होगा कि अगर मुझे n इज इक्वल टू 0 पर जाना है, मतलब मैं ग्राउंड पर खड़ी हूँ और मुझे ग्राउंड पर ही जाना है, तो उसके कितने तरीके हैं, उसके 0 तरीके नहीं है, उसका एक तरीका है। एक तरीका क्या है, वेज 1 के इक्वल कैसे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर खड़े होकर ग्राउंड पर ही जाने का एक तरीका है कि आप बिल्कुल मूव ना करो, ना आप 1 का जंप लो, ना आप 2 का जंप लो, आप 0 का जंप लो, मतलब मूव ही मत करो, वो एक तरीका होगा। और अगर n की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो उसके कितने तरीके हैं, उसके 0 तरीके हैं। इसको कहने का मतलब है कि अगर मैं ग्राउंड पर खड़ी हूँ और मुझे ग्राउंड से ही नीचे जाना है, n इज इक्वल टू 0, मतलब जमीन के भी मुझे नीचे जाना है, वहां तक तो कोई सीढ़ियां जाती नहीं है, तो वहां पर कितने वे 0 तरीके, मैं जमीन से नीचे तो जा ही नहीं सकती ग्राउंड से, पर हाँ ग्राउंड से अगर मुझे ग्राउंड पर ही रहना है तो उसका एक तरीका है कि मैं वहीं खड़ी रहूँ। तो n इज इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास 1 वे है, n लेस देन 0 के लिए मेरे पास 0 वेज है। तो यहाँ पर बेस केस ये हो जाएगा कि अगर n की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो रिटर्न कर दो 1, और अगर n की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो उस केस में रिटर्न कर दो 0। ये मैंने लेस देन 0 वाला जो है इसको बेस केस में क्यों लिया, सिर्फ n इज इक्वल टू 0 को बेस केस में क्यों नहीं लिया, किसी भी पॉइंट पर अगर मान लेते हैं मेरे n की वैल्यू 1 मुझे मिली, तो ना तो ये वाला बेस केस काम आएगा, फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाऊंगी, ये क्या करेगा 1 -1 0 के लिए कॉल लगाएगा, एंड 1 -2 -1 के लिए कॉल लगाएगा, -1 यानी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी एक बेस केस होना चाहिए, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 वाले केस में नेगेटिव वैल्यू के लिए कॉल जाएगी। तो इसीलिए जब भी n की वैल्यू नेगेटिव हो जाए उस केस में रिटर्न कर दो 0, एंड n इज इक्वल टू 0 के लिए तो पता ही है एक ही तरीका होगा, ग्राउंड से ग्राउंड तक रहने का, मतलब आप वहीं पर खड़े रहें। तो इस कोड को हम लिखने वाले हैं और इस कोड को कंपेयर करेंगे फिबोनाची के कोड के साथ। मेरे पास क्या है, मेरे पास क्लासरूम क्लास दी हुई है, मेन फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर n की वैल्यू 5 के बराबर है। अब मुझे पता है कि मेरे पास n इज इक्वल टू 3 के लिए कितने वेज आते हैं, 3 वेज, एंड n इज इक्वल टू 4 के लिए कितने वेज आते हैं, मेरे पास 5 वेज। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो आंसर मेरे पास 8 के इक्वल आना चाहिए। इसके लिए आप फंक्शन लिखने वाले हैं पब्लिक स्टैटिक इंट वेज। वेज अगर मुझे काउंट करने हैं, इनफैक्ट इसको मैं काउंट वेज बोल सकती हूँ, दिस इज माई काउंट वेज। काउंट वेज अगर मुझे करने हैं तो इसमें मेरे पास एक इंटीजर n आएगा, मतलब मुझे nth स्टेयर तक जाना है। nth स्टेयर तक जाने के क्या तरीका है कि पहले n-1 तक पहुंच जाओ और n-2 तक पहुंच जाओ, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो मैं काउंट वेज को कॉल लगा दूंगी फॉर माई n-1 और उसमें ऐड कर दूंगी काउंट वेज फॉर n-2। दोनों को मैंने ऐड कर दिया एंड दिस इज माई काउंट वेज ऑफ n। इसी वैल्यू को मैं रिटर्न करने वाली हूँ यहाँ से। और बेस केस क्या हो जाएगा, बेस केस ये हो जाएगा कि अगर n की वैल्यू 0 के बराबर है उस केस में रिटर्न कर दो 1 की एक तरीका है, और अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है 0 को, कि कोई तरीका नहीं है। इसको एक बार करते हैं सेव एंड कॉल लगाएंगे काउंट वेज को फॉर माई n। आंसर में मेरे पास आएगा 8 के इक्वल। तो n इज इक्वल टू 5 वाली स्टेयर तक ग्राउंड से लेकर चढ़कर जाने के कितने तरीके, 8 तरीके। अब फिबोनाची के कोड से कंपेयर करूं तो फिबोनाची का कोड क्या होता था, पब्लिक स्टैटिक इंट फिब होता था, मेरे पास n की वैल्यू आती थी। nth फिबोनाची अगर n की वैल्यू 0 हो जाए या n की वैल्यू 1 हो जाए तो आंसर क्या आता था। बेस केस तो अलग ही है प्रॉब्लम का, माइनर चेंजेस तो होंगे ही क्योंकि सेम प्रॉब्लम नहीं है। बेस केस में मैं n रिटर्न करती थी, पर जो मेरा मेन क्रक्स वाला कोड था उसमें मैं क्या करती थी, रिटर्न करती थी फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस माई फिबोनाची ऑफ
n-2। अब इस मेजर लाइन को आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल सेम कोड है, तो फिबोनाची के कोड के ही सिमिलर हम काउंट वेज का कोड लिखते हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस कोड को मैं मेमोराइज कैसे करूं। इसके अगर मैं आपको रिकर्जन ट्री बनाकर दिखाऊं तो उससे मुझे पता चलेगा कि कैसे ये वाला कोड भी बहुत खराब कोड है। n=5 के लिए रिकर्जन ट्री कैसा दिखेगा, मुझे 5 तक जाने के तरीके निकालने हैं, तो पहले मैं क्या करूं, 4 तक जाने के तरीके निकाल लूं और 3 तक जाने के तरीके निकाल लूं। इनमें तो मैं 1 की छलांग लगा दूंगी, इसमें मैं 2 की छलांग लगा दूंगी। तो पहले क्या करूं, 4 और 3 के तरीके निकाल लेती हूँ। 4 क्या कोशिश करेगा, 4 कोशिश करेगा पहले 3 के निकाल लो फिर 2 के निकाल लो। 3 कोशिश करेगा पहले 2 के निकाल लो फिर 1 के निकाल लो। 3 क्या कोशिश करेगा यहाँ पे, पहले 2 और 1 के, 2 कोशिश करेगा 1 एंड 0 के निकाल लो, 1 कोशिश करेगा 0 एंड -1 के निकाल लो। 0 में बेस केस हिट कर जाएगा, 1 में भी बेस केस, 1 में दोबारा से हम 0 एंड -1 के तरीके निकालेंगे। 2 क्या करेगा, पहले 1 के निकाल लो फिर 0 के निकाल लो। यहाँ भी 1 दोबारा से 0 के निकालेगा और -1 के निकालेगा। यहाँ वाला 2 भी पहले 1 के निकालेगा, 0 के निकालेगा, 1 0 के निकालेगा, -1 के निकालेगा। यहाँ पे भी 1 0 के निकालेगा, -1 के निकालेगा। तो मेरा जो n=5 के लिए रिकर्जन ट्री बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एंड आई होप कि हमने रिकर्जन बहुत अच्छे से कर रखा है, तो ये हमें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि ये कैसे आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं रिपीटेशन आपको दिखाऊं, 1 के लिए मैंने कितनी बार वेज काउंट किए, एक बार यहाँ पर किए, एक बार 1 के लिए मैंने यहाँ पर किए, एक बार 1 के लिए मैंने यहाँ पर किए, एक बार 1 के लिए मैंने यहाँ पर वेज काउंट किए, एक बार 1 के लिए मैंने यहाँ पर वेज काउंट किए। क्या मैं कह सकती हूँ 1 के लिए जो मैंने काउंट वेज को कॉल किया है वो मैंने 5 बार कॉल किया है, 5 बार 1 के लिए यहाँ पर वेज काउंट हुए हैं। 2 की बात करती हूँ, 2 के लिए एक बार यहाँ पर हुए, एक बार यहाँ पर हुए, एक बार यहाँ पर हुए। तो 2 के लिए कितनी बार वेज काउंट किए, 2 के लिए मैंने 3 बार वेज काउंट किए। तो क्या मैं कह सकती हूँ 3 के लिए भी मैंने 2 बार वेज काउंट किए। तो इस तरीके से अभी जो रिकर्जन आया है ये तो इनफैक्ट बहुत ही छोटा दिख रहा है, पर जब n →∞ होगा, n की वैल्यू अभी तो 5 है, पर अगर n की वैल्यू 1 लाख हो गई तो ये कोड कभी नहीं चलेगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आएगी एंड कहीं भी अगर ये कोड पूछा होगा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वही सबमिट ही नहीं होगा, टाइम आपका बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा। ये जो आपका कोड है ये फिबोनाची का कोड जैसे एक्सपोनेंशियल होता है, ये भी मेरा एक्सपोनेंशियल कोड है, 2n वाला कोड है, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब कोड है। इसको कभी भी मुझे नहीं लिखना, मुझे क्या करना है, इसको मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने का मतलब है कि जो चीज़ आप बार बार कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसको बार बार मत करो, उसको कहीं पर स्टोर कर लो। स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगी, स्टोर करने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर बना लूँगी, टेबल बना लूँगी। टेबल मतलब मैंने एक एरे बना लिया, ये मैंने एक एरे बना लिया। एरे को मैं नाम दे देती हूँ वेज, मान लेते हैं वेज नाम का मैंने एरे बना लिया। ये 0 तक पहुंचने के वेज 0 वाले इंडेक्स पर, 1 तक पहुंचने के वेज, 2 तक पहुंचने के वेज, 3 तक पहुंचने के वेज, 4 तक पहुंचने के वेज एंड 5 तक पहुंचने के वेज। तो अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही मेरे वेज कैलकुलेट हो जाएंगे वैसे ही मैं उसको इसके अंदर स्टोर करा दूंगी। तो बिल्कुल फिबोनाची की तरह हम करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको रिकर्जन ट्री पहले ही दिखा देती हूँ। अब की बार जब 5 की कॉल जाएगी तो 5 क्या करेगा, 4 की कॉल लगाएगा, 3 की कॉल लगाएगा, 4 क्या करेगा, 3 की कॉल लगाएगा, 2 की कॉल, 3 क्या करेगा, 2 की कॉल लगाएगा, 1 की कॉल, 2 क्या करेगा, 1 की कॉल लगाएगा, 0 की कॉल लगाएगा, 1 क्या करेगा, 0 की कॉल लगाएगा, -1 की कॉल लगाएगा। यहाँ से 0 तो रिटर्न कर देगा इसको 1, -1 रिटर्न करेगा 0, तो 1 के लिए क्या कैलकुलेट हुआ, 1 के लिए एक तरीका कैलकुलेट हुआ, तो 1 के लिए मैं स्टोर करा दूंगी 1 को एज माई वेज। 0 क्या करेगा, 0 यहाँ से दोबारा 1 रिटर्न कर देगा। 2 के लिए वेज क्या होंगी, 1 + 1 यानी 2 के बराबर, तो 2 के लिए 2 वेज आ जाएंगी। 2 भी यहाँ पर 2 रिटर्न करेगा। अब जब ये 1 है कायदे से, तो इस 1 ने यहाँ पर क्या किया था, अपनी अलग कॉल्स लगाई थी, पर इस बार ये कॉल नहीं लगाएगा। ये देखेगा मेरी वैल्यू तो ऑलरेडी भर गई है, तो ये तो डायरेक्टली अपनी वैल्यू यानी 1 रिटर्न करेगा। 3 के लिए हो जाएगा 2 + 1 = 3, तो 3 के लिए वेज में भी 3 के बराबर स्टोर करवा दूंगी, तो 3 के लिए वेज 3 होंगी, वही रिटर्न हो जाएंगी। अब यहाँ पर 2 को अपनी वेज रिटर्न करनी है। 2 देखेगा मेरी वेज है क्या, ऑलरेडी 2 की वेज स्टोर्ड है, तो 2 क्या करेगा, यहाँ से अपनी वेज रिटर्न कर देगा विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ये जो पूरा रिकर्जन वाला ट्री था, इतना ट्री ये कभी कॉल ही नहीं होगा क्योंकि 2 के लिए ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। 4 क्या करेगा, अपनी वेज मतलब 5 रिटर्न कर देगा। अब 5 3 से पूछेगा, 5 3 से पूछ रहा है, 4 के लिए ऑलरेडी वेज कैलकुलेट हो चुकी है मतलब 5, अब 5 3 से पूछ रहा है। पहले 5 3 से पूछता था तो वो दोबारा कैलकुलेट करने निकलता था, पर इस बार 3 के लिए ऑलरेडी स्टोर्ड है तो ये डायरेक्टली इसको 3 रिटर्न कर देगा। इसने यहाँ पर 3 रिटर्न कर दिया, तो 5 के लिए वेज हो गई है मेरे पास 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8, तो 5 भी 8 स्टोर करवा कर मेरे मेन फंक्शन को 8 रिटर्न कर देगा। तो इस बार का आप जो ट्री देखेंगे, दिस इज अ स्क्यूड ट्री।
स्क्यूड ट्री यानी एक तरफ झुका हुआ ट्री है, पहले वाला फुल बाइनरी ट्री होता था जिसमें सारी की सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इतनी सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, जितनी ब्रांचेस उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये क्या है, ओवरलैपिंग ब्रांचेस हैं। मैं अगर फाइंड आउट भी करूं कि कैसे डीपी का प्रॉब्लम है, तो डीपी के प्रॉब्लम में क्या होता है, सबसे पहले मुझे देखना होता है क्या मेरे से कोई ऑप्टिमल सवाल पूछा हुआ है, क्या पूछे हुए काउंट वेज टू रीच nth स्टेयर, यानी nth स्टेयर तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। ये एक ऑप्टिमल सवाल है कि कितने प्रॉपर तरीके, वैलिड तरीके मुझे बताने हैं, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले तरीके मुझे बताने हैं, तो वो मेरा ऑप्टिमल सवाल हो गया। एंड सेकेंड चीज सवाल में जो मुझे दी हुई है वो है चॉइस। चॉइस क्या है कि एक सीढ़ी पर अगर आप खड़े हैं तो या तो एक की छलांग लगा सकते हैं, दो की छलांग लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब मर्जी दे दी जाती है ना, जब चॉइस दे दी जाती है, तब ब्रांचेस बनती हैं। अगर मैं 3 पर खड़ी थी तो या तो मैं 2 से आ सकती हूँ एक की छलांग लगाकर, या तो मैं 1 से आ सकती हूँ 2 की छलांग लगाकर। तो ये मेरे पास चॉइस है, यहाँ पर चॉइस की वजह से ब्रांचेस बनती हैं। क्योंकि ब्रांचेस बन रही थी तो मतलब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही थी एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था। ये मैं डेफिनेशन को कोट कर रही हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर यानी ऑप्टिमल सवाल है, अगर आपने 2 तक के ऑप्टिमल तरीके निकाल लिए, 1 तक के ऑप्टिमल तरीके निकाल लिए, तो मतलब आप 3 तक के भी ऑप्टिमल तरीके निकाल लेंगे, ये मतलब है कहने का। तो ये चीज तो थी सवाल में। दूसरी चीज थी कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स थी, मतलब 2 के लिए भी दोबारा कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ पर दोबारा कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ पर दोबारा कैलकुलेट हो रहा था। आंसर ओवरलैप कर रहा है तो मुझे ओवरलैप करके बार बार कैलकुलेट नहीं करना, उसको कहीं पर स्टोर करवा दो। इसके लिए मैंने क्या किया, अपना एक स्क्यूड ट्री बना लिया रिकर्जन का। कैसे, मेमोइजेशन से। और ये जो मेमोइजेशन है बिल्कुल फिबोनाची वाला मेमोइजेशन है। और यहाँ पर आप नोट करेंगे तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स में जब आपके पास 2 चॉइस होती है 1 और 2 की, तो जो सीक्वेंस स्टोर होगा, दिस इज ऑल्सो फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या आता है, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, मेरे पास 8 आता है, 13 आता है, उसके बाद 21 आता है। तो यही सेम सीक्वेंस आपका इस एरे के अंदर दिख रहा होगा। यहाँ पर तो 1 आएगा, खैर यहाँ पर लेस देन 0 के लिए 0 आता है, फिर 1 आता है, 1 आता है, 2 3 5 8, अगला नंबर 13 ही होने वाला है। तो इस तरीके से फिबोनाची सीक्वेंस ही मेरे काउंट वेज में स्टोर होता है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, कोड लिखने वाली हूँ मेमोइजेशन के लिए। यहाँ पर ये मेरा पुराना कोड था, इसके अंदर मैं क्या करूंगी, एक वेज नाम का एरे पास करूंगी। इंट वेज इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ n+1। n+1 क्यों किया, क्योंकि मैं 0 से लेकर n तक कैलकुलेट करने वाली हूँ, तो टोटल n+1 इंडिसेस के लिए मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर पास कर दूंगी अपना वेज, इंट वेज। यहाँ पर मुझे देखना है, इनफैक्ट इस वेज को मैं इनिशियलाइज भी कर सकती हूँ -1 के साथ। इनिशियलाइज कर दूंगी -1 के साथ, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज करती हूँ एरेज डॉट फिल, जिसमें मेरा वेज वाला एरे पास कर दूंगी एंड साथ में पास कर दूंगी -1 को। तो इससे क्या होगा, शुरुआत में ही मेरा पूरे के पूरे एरे में हर एक इंडेक्स पर -1 जाकर फिल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कोई एरे हम क्रिएट करते हैं जावा में, तो हर जगह क्या होता है, हर जगह 0 0 0 0 स्टोर होता है। इसने क्या किया, हर जगह -1 इस तरीके से स्टोर करवा दिया। तो ये एक शॉर्टकट होता है, वरना हम लूप भी चला सकते हैं, लूप भी चलाकर सेम आंसर आएगा मेरे पास। अब मुझे चेंजेस क्या क्या करने हैं, n = 0 है तो 1 रिटर्न हो जाए, n लेस देन 0 है तो 0 रिटर्न हो जाए। बाकी केसेस में क्या करो, पहले ही चेक कर लो क्या ऑलरेडी वेज काउंट हो चुके हैं। अगर वेज ऑफ n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, -1 के इक्वल है तो मतलब काउंट नहीं हुआ है, पर अगर इक्वल नहीं है तो मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो वेज ऑफ n को। और यहाँ पर रिटर्न करने से पहले स्टोर करा लो वेज ऑफ n में, वेज ऑफ n इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगी अपने वेज ऑफ n को। यहाँ पर हर कॉल में मैं पास करने वाली हूँ अपने वेज नाम के एरे को। ये एक्चुअली मेरा वेज नाम का एरे है, इसको मैं डीपी नाम का एरे भी कह सकती हूँ। और ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने अपने मेमोइजेशन का कोड लिखा है। इसको एक बार करते हैं सेव, एंड दोबारा से मैं करने वाली हूँ रन। आंसर मेरे पास आया है दोबारा से 8 के इक्वल, पर इस बार ये आंसर कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आया है। इनफैक्ट n की वैल्यू जब एक्सपोनेंशियल हो जाएगी तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी कि कितना डिफरेंस आता है। ये जो मेरा कोड है मेमोइजेशन को यूज करके, इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n के इक्वल। और मेरा जो नॉर्मल रिकर्जन वाला कोड था, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से और लॉजिक लगाकर लिखा था, ऑल्दो उसी से मेमोइजेशन आया है, रिकर्जन वाले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2n के बराबर। अगर मैं n को सोच लूँ, n की वैल्यू 10⁵ है, 1 लाख के बराबर आ जाती है, तो क्या मैं कह सकती हूँ 2 की पावर 1 लाख
एंड 1 लाख में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये वाला कोड बहुत ही ज़्यादा बुरा, बहुत ही ज़्यादा स्लो है एंड ये वाला कोड बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एज कम्पेयर टू माई नॉर्मल रिकर्जन कोड। ये डिफरेंस होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करने का, कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही बढ़िया आती है और कोड बहुत कम टाइम में चलता है फॉर माई वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ एन। अब जो मेरा क्लाइंबिंग स्टेयर्स वाला सवाल होता है, इसकी एक और वेरिएशन है जिसको हम डिस्कस करते हैं। एक वेरिएशन तो ये होती है जिसमें मैं एक टाइम पर या तो 1 या 2 सीडी ट्रैवल कर सकती हूँ। इस सवाल को एक और दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं। सेकंड वेरिएशन ये होती है कि इस बार आपको 1 सीडी अलाउड है, 2 सीडी अलाउड है और 3 सीडी भी अलाउड है। मतलब आप 3 की छलांग भी लगा सकते हैं। 3 की छलांग अगर अलाउड हो तो पहले क्या होता था, n = 4 के लिए कितने तरीके आते थे, आंसर मेरे पास 4 के बराबर आता था। n = 3 के लिए कितने तरीके आते थे, आंसर मेरे पास 3 के बराबर आता था। n = 2 के लिए कितने तरीके आते थे, आंसर मेरे पास 2 के बराबर आता था। इस बार अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये होता था इस वाली वेरिएशन के लिए। इस वेरिएशन के लिए भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि 1 2 3 4 छलांगे भी अलाउड है। तो इस तरीके से सवाल को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, थोड़ी सी चीजें चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 और 2 स्टेयर्स वाला पूछें, 1 2 3 स्टेयर्स वाला भी पूछ सकते हैं, पर उसको निकालने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से एनालाइज करवाऊं तो n = 3 तक पहुंचने के कितने तरीके होंगे। 3 सीढ़ियां मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। मैं ग्राउंड के ऊपर खड़ी हूँ, यहाँ पर कोई भी पर्सन है जो खड़ा है। अब अगर किसी को भी n = 3 तक पहुंचना होगा तो क्या कह रही हूँ मैं, एक तो तरीका होगा कि आप 1 1 1 की छलांग लगा लो। तो एक तरीका होगा 1 1 1। उसके अलावा दूसरा तरीका ये होगा कि आप पहले 1 की छलांग लगाओ, मतलब यहाँ से यहाँ लगाओ, फिर आप 2 की छलांग लगाओ। तीसरा तरीका होगा कि पहले आप 2 की छलांग लगा लो, फिर आप 1 की छलांग लगा लो। और अब तो एक और तरीका आ गया। एक और तरीका क्या है, डायरेक्टली ग्राउंड से 3 की छलांग लगा लो, मतलब सिर्फ 3 की छलांग। तो इस बार n = 3 के लिए आंसर आ जाएगा मेरे पास 4 के बराबर। एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका। अब यही सेम चीज n = 4 के लिए करूं तो यहाँ पर एक और सीढ़ी आ जाएगी 4 के बराबर। अब मेरे पास कितने तरीके आएंगे, एक तरीका होगा 1 1 1 1 की छलांग, 1 1 1 1, ये मेरा फर्स्ट वे आ गया। एक तरीका होगा 1 2 1 की छलांग, मतलब यहाँ पर पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। एक तरीका होगा 1 1 2 की छलांग, मतलब पहले 1 आया, फिर दोबारा 1 आया, फिर मैंने 2 की छलांग ली। अब इसके अलावा एक तरीका होगा कि आप 2 की छलांग ले, फिर 1 1 की छलांग ले, मतलब यहाँ पर 2 की छलांग ली, फिर मैंने 1 1 की छलांग ली। एक और तरीका होगा कि पहले हम 2 की छलांग ले, फिर हम 2 की छलांग ले। यहाँ पर नहीं, पहले 2 आए, फिर 2 आए। अब क्योंकि यहाँ पर 3 भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो 3 की छलांग लगाने के लिए भी अलग अलग तरीके होंगे मेरे पास, कि पहले 3 की छलांग लगा लो, मतलब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाओ, फिर 1 की छलांग लगा लो। ये एक तरीका होगा। इसके अलावा एक और तरीका कि पहले 1 की छलांग लगा लो, अब डायरेक्टली 3 की छलांग लगा लो। तो अब टोटल कितने तरीके हैं, अब मेरे पास n = 4 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हैं। आंसर अब 7 के इक्वल आएगा। अच्छा, अगर मैं n = 2 के लिए एनालाइज करूं तो अगर मुझे सिर्फ यहाँ तक पहुंचना है तो उसके कितने तरीके हैं। एक तरीका है 1 1, एक तरीका है डायरेक्टली हम चले जाएं, मतलब एक तरीका है 1 1, एक तरीका है सीधा 2। इसमें 3 वाली छलांग काम ही नहीं आएगी, क्योंकि 3 की छलांग में ले ही नहीं सकती। यहाँ से सीधा 3 की छलांग लूंगी तो 3 पर पहुंच जाऊंगी, मुझे तो 2 के तरीके निकालने हैं। तो n = 2 के लिए इस बार आंसर हो जाएगा 2 के बराबर। एक ये तरीका, एक ये तरीका। अच्छा, इन सारे तरीकों को इस बार अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास आंसर कुछ ऐसा निकल कर आएगा। अब अगर मेरे पास सवाल दिया हो कि मुझे 4 पर नहीं जाना, मुझे तो 5 पर जाना है, मतलब मुझे 5 पर पहुंचना है, तो क्या मैं कह सकती हूँ 5 पर पहुंचने के लिए पहले 4 पर पहुंच जाओ और 1 की छलांग लगा दो, पहले 3 पर पहुंच जाओ और 2 की छलांग लगा दो, और 2 पर पहुंच जाओ और यहाँ से 3 की छलांग लगा लो। तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर मैंने 2 तक पहुंचने के तरीके निकाल लिए और मैंने 3 तक पहुंचने के तरीके निकाल लिए और मैंने 4 तक पहुंचने के तरीके निकाल लिए, जितने भी तरीके 2 तक पहुंचने के हैं उसमें बस एक 3 की छलांग और ऐड करनी है तो मैं 5 तक पहुंच जाऊंगी। मतलब 2 तक पहुंचने के तरीके थे, एक तो 1 1, एक 2, इसमें मैं 3 की छलांग ऐड कर दूं, इसमें भी 3 की छलांग ऐड कर दूं। यहाँ से 1 1 करके इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। मैंने क्या किया, मैं 1 1 करके 2 तक पहुंच गई, अब मैंने सीधा 3 की छलांग लगा दी तो 5 तक पहुंच गई। या फिर मैं डायरेक्टली 2 की छलांग लगाकर 2 तक पहुंच गई, फिर मैंने एक और छलांग लगाई तो मैं 5 तक पहुंच गई। क्या मैं कह सकती हूँ कि 2 के जितने भी तरीके हैं, जितने भी आंसर हैं, उसमें बस 3 को ऐड कर दो तो उतने ही आंसर रहेंगे। 3 को ऐड कर दिया रास्ते में तो क्या मैं कह सकती हूँ मुझे पहले 2 के तरीके निकालने, 3 के तरीके निकालने, 4 के तरीके निकालने। पहले जैसे मुझे n-1 और n-2 के तरीके निकालने होते थे, इस बार मैं क्या करूँ, सिंपली काउंट कर लूँ वेज ऑफ n-1 प्लस
वेज ऑफ n-2 प्लस वेज ऑफ n-3, क्योंकि इस बार 3 की जंप भी अलाउड है, तो 3 - n-3 से डायरेक्टली मैं 3 की जंप लूंगी और इन तीनों वेज को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएंगी मेरी वेज ऑफ n। तो ये सिंपल रेकरेंस रिलेशन मेरे पास आएगा। तो अगर आपको कभी सवाल में बोला जाए कि आप 1 की जंप ले सकते हैं, 2 की ले सकते हैं, 3 की भी ले सकते हैं, तो सिंपली क्या करना है, पहले तो बस 2 कॉल लगाते थे, इस बार हम 3 कॉल्स लगा देंगे। मेमोराइजेशन वाली चीज वही रहेगी, मतलब एरे वैसा का वैसा ही बनेगा, मेमोराइजेशन मुझे करना है तो। बट रिकर्जन की अगर मैं बात करूं तो पहले 2 कॉल्स लगती थी, अब मैं 3 कॉल्स को लगा रही हूँ, बस इतना सा चेंज आएगा। तो लॉजिकली अगर मुझसे कल को 1 2 3 4 का भी पूछा जाए तो यहाँ पर बस एक कॉल और एक्स्ट्रा ऐड होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सवाल होता है, उसके कई सारे मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं। तो मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैंने रिकर्जन डिस्कस कर लिया 1 और 2 वाले तरीके में, मैंने रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं सेम सवाल के लिए टैब्यूलेशन की। अब बात करने वाले हैं हम क्लाइंबिंग स्टेयर्स के लिए टैब्यूलेशन के कोड की। तो टैब्यूलेशन में हम सबसे पहले, मैंने शुरुआत में आपको 3 स्टेप्स बनाए थे, अब हम उन 3 स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला स्टेप होता है टू क्रिएट टेबल। कोई टेबल मुझे क्रिएट करनी है या कोई मेमोरी स्ट्रक्चर, वो सेट भी हो सकता है, वो 2D एरे भी हो सकता है, वो एरे भी हो सकता है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाली हूँ, उसको मुझे क्रिएट करना है, प्लस उसे मुझे इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज यानी जो भी मैंने रिकर्जन के अंदर बेस केस में लिखा था वही अब क्या होगा, वो अब मेरा टेबल का इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। यानी ऐसी प्रॉब्लम के लिए, ऐसी छोटी प्रॉब्लम के लिए जिसके लिए मुझे ऑलरेडी सॉल्यूशन पता है। बेस केस किसके लिए लिखते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी सॉल्यूशन पता है। क्लाइंबिंग स्टेयर्स में n = 0 का सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी पता ही होता है, तो वो बेस केस होगा, तो वही यहाँ पर इनिशियलाइजेशन बन जाएगा। ये चीज करनी होती है। दूसरा स्टेप होता है मीनिंग फॉर इंडेक्स, कि टेबल के अंदर, एरे के अंदर, 2D एरे के अंदर हर एक इंडेक्स का मतलब क्या होने वाला है। ये वाला मीनिंग कोड में नहीं लिखना होता, ये वाला मीनिंग मुझे दिमाग में समझना होता है कि अगर मैंने कोई एरे बनाया है तो उसमें इंडेक्स i पर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका मतलब क्या है। जैसे फिबोनाची में इंडेक्स i पर स्टोर्ड जो वैल्यू थी उसका मतलब था कि वो ith फिबोनाची नंबर वहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अगर मैं कोई टेबल बना रही हूँ उसमें ith इंडेक्स पर स्टोर्ड वैल्यू का क्या मतलब है, ये मुझे अपने दिमाग में समझना पड़ता है, क्योंकि डीपी पहले पेपर पर लिखी जाती है, पहले दिमाग में सोची जाती है, उसके बाद कोड के अंदर आएगी। डायरेक्टली आप कोड के अंदर डीपी लिखने की कोशिश करेंगे तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। लॉजिकल थिंकिंग का प्रोसेस तभी बनेगा जब हम पेपर के ऊपर लिख पाएं जो भी हमने लॉजिकली सोचा है। लॉजिक पेपर के ऊपर चला जाता है तो कोड के अंदर जाने में, लैपटॉप के अंदर जाने में उसको टाइम नहीं लगता। तीसरा स्टेप जो मुझे परफॉर्म करना है वो है स्टार्ट फिलिंग। फिल करना है कैसे, बॉटम अप मैनर में। यानी बॉटम अप टैब्यूलेशन को क्या कहते हैं, टैब्यूलेशन को हम बॉटम अप भी कहते हैं। बॉटम अप मैनर में फिल करने का मतलब है कि स्मॉल टू लार्ज प्रॉब्लम की तरफ मुझे फिल करते जाना है। फिबोनाची में स्मॉल प्रॉब्लम क्या थी, फिबोनाची में स्मॉल प्रॉब्लम थी सेकंड फिबोनाची कैलकुलेट कर लो, थर्ड फिबोनाची कैलकुलेट कर लो, ये स्मॉल प्रॉब्लम थी। लार्ज प्रॉब्लम क्या थी, फोर्थ फिबोनाची कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर सेकंड कैलकुलेट हो गया, थर्ड कैलकुलेट हो गया तो फोर्थ तो हो ही जाएगा। फोर्थ फिबोनाची कैसे होता, फिबोनाची ऑफ 4 = फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 3। तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर सेकंड कैलकुलेट हो गया ये छोटी प्रॉब्लम है, थर्ड कैलकुलेट हो गया ये छोटी प्रॉब्लम है, तो फोर्थ तो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता है। तो कैसे फिल करना है अपनी टेबल को, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना है, यानी बॉटम अप जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे स्मॉल है, ऊपर लार्ज है। पहले छोटी प्रॉब्लम के लिए कैलकुलेट कर लो और उन छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से अब हम बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। दैट इज द फंडामेंटल, दैट इज द बेसिस एंड कोर ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब यहां पर टेबल क्या बनानी है मुझे, टेबल में मैं बनाऊंगी अपना एक एरे। टेबल हम यूजुअली कैसे पता करते हैं कि एरे बनाना है या 2D एरे बनाना है, मैं ये देख लेती हूँ क्वेश्चन के अंदर चेंज क्या हो रहा है, कौन सा वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है। मेरे रिकर्जन के कोड में कौन सा वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, n चेंज हो रहा है। कितनी वैल्यू चेंज हो रही है, कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है विच इज माई n। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे सिर्फ n की वैल्यू को चेंज करने वाली चीजें स्टोर करवानी है। तो मैं एक एरे बना लूंगी, इसको मैं dp कह देती हूँ, जिसमें मैं 0 से लेकर n तक सारी की सारी वैल्यूज को स्टोर करवाने वाली हूँ। तो ये देख लेती हूँ मैं रिकर्जन में या इन जनरल मेरे सॉल्यूशन में क्या चेंज हो रहा है। जितने भी वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं उस साइज का मुझे अपना एरे बना लेना है। अगर यहाँ पर a और b 2 वेरिएबल्स होते जो चेंज हो रहे होते तो मैं एक 2D एरे बनाती।
जिसमें एक तरफ मैं a की वैल्यूज लिखती, दूसरी तरफ मैं b की सारी वैल्यूज को लिखती, यानी 0 से लेकर b तक सारी वैल्यूज एंड 0 से लेकर a तक सारी वैल्यूज। इस बार सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, मतलब n चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, 0 से लेकर n तक एक टेबल बना लूंगी। दिस इज माई डीपी टेबल, और इसीलिए टैबुलेशन यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर सारे के सारे इंडेक्स, यानी 1 के लिए, 2 के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, 3 के लिए लिखना चाहूँ, 4 के लिए लिखना चाहूँ, 5 के लिए, इसको मैं हटा देती हूँ। इस बार जो मेरा 5 है वही मेरा n है, सो दिस इज माई n। तो मैंने n इज इक्वल टू 5 के लिए अपनी डीपी टेबल बना ली है, जिसमें मैं 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज को फिल करने वाली हूँ। अब मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली है, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। बेस केस क्या होता है, रिकर्जन का बेस केस ये था कि n लेस देन 0 के लिए तो आंसर 0 आएगा, और n इज इक्वल टू 0 के लिए आंसर मेरे पास 1 आएगा। तो यहाँ n इज इक्वल टू 0 के लिए मैं आंसर 1 को इनिशियलाइज कर देती हूँ, और लेस देन 0 वाली कंडीशन तो अभी है ही नहीं, क्योंकि टेबल के अंदर इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से, तो लेस देन 0 वाला केस हम एंटरटेन नहीं कर रहे अभी। तो ये मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया। फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, विच इज टू क्रिएट अ टेबल। टेबल कैसे क्रिएट की, ये देख लिया कितने वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल वैल्यूज क्या है, वेरिएबल एक ही है जो चेंज हो रहा है, विच इज माई n। पहले मैं n इज इक्वल टू 0 के लिए करती हूँ, 1 के लिए करती हूँ, 2 के लिए करती हूँ, इस तरीके से मेरा रिकर्जन काम करता है। तो एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, तो मैंने 1D एरे बना लिया। 2 वेरिएबल चेंज होते तो 2D एरे बना लेती, 3 वेरिएबल चेंज होते तो मैं 3D एरे बना लेती। 3D एरे वाली भी डीपी एग्जिस्ट करती है, वो थोड़ा एडवांस डीपी में उसके सवाल आ जाते हैं, जहाँ पर हम 3D डीपी की बात करते हैं, 3D एरे पर डीपी अप्लाई करते हैं, बट वो यूजुअली इतनी ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर 3D डीपी के सवाल आ जाते हैं, उसके लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, वरना हम जो स्कोप कवर करेंगे वो 2D डीपी तक ही होगा, एंड उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितनी भी हमारी क्लासिकल प्रॉब्लम्स या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों की बात होती है। तो मैंने 1D एरे बना लिया, क्योंकि एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया अपने बेस केस के साथ, जिसमें बेस केस था n इज इक्वल टू 0 के लिए। सेकेंड चीज़, मीनिंग असाइन करते हैं इंडेक्स के लिए। मीनिंग मैं इंडेक्स के लिए ये असाइन करने वाली हूँ जो मैंने मेमोराइजेशन में भी असाइन किया था, कि अगर मैं ith इंडेक्स पर हूँ तो उस पर स्टोर्ड है कि ith स्टेयर तक पहुंचने के कितने वेज हैं, वेज टू रीच ith स्टेयर। अगर मैं 4 इंडेक्स की बात कर रही हूं तो यहां पर क्या स्टोर्ड होगा, वेज टू रीच 4th स्टेयर, यानी चौथी सीढ़ी तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। 3rd इंडेक्स की बात कर रही हूं तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। 0 वाले इंडेक्स की बात कर रही हूं तो मतलब 0 वाली इनिशियलाइजेशन में ही पता चल जाता है मीनिंग क्या होता है। 0 पे मैंने क्या स्टोर कराया कि 0 वाली सीढ़ी तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, मतलब ग्राउंड तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। तो ऑब्वियसली 2 का मतलब तो यही होगा कि 2 वाली स्टेयर तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, 4 का मतलब तो यही होगा कि 4 वाली स्टेयर तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, तो 5 का मतलब तो यही होगा ना कि 5 वाली स्टेयर तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। इनिशियलाइजेशन जैसे मैंने किया होगा, प्लस मैं आंसर में क्या निकालना चाह रही हूँ वही मुझे बता देता है मेरा मीनिंग ऑफ इंडेक्स। आंसर में आप क्या निकालना चाहते हैं, 5 तक पहुंचने के तरीके, n तक पहुंचने के तरीके, तो ऑब्वियसली ith इंडेक्स पर i तक पहुंचने के तरीके लिखे होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर मीनिंग समझ लिया अपने इंडेक्स का। तीसरी चीज जो मुझे करनी है वो है टू स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। स्मॉल वैल्यूज के लिए आंसर पहले कैलकुलेट करो, लार्ज के लिए अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ये मेरा अजम्पशन होता है, ये मेरी होप, ये मेरी फेथ होती है टैबुलेशन के प्रोसेस में। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि टैबुलेशन में हमेशा एक लूप चलता है। इस बार मेरा लूप चलेगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर, इनफैक्ट 0 से नहीं 1 से शुरू करूंगी क्योंकि 0 के लिए तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक मुझे लूप चलाना है। क्या मैं कह सकती हूँ 1 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, वेज ऑफ 1 कितने होता है, इसके लिए वेज ऑफ 0 निकाल लो प्लस वेज ऑफ -1 निकाल लो। ये मुझे ऑलरेडी पता ही होता है। कैसे पता है, ये वेज ऑफ n है, ये वेज ऑफ n-1 है, ये वेज ऑफ n-2 है। तो 0 के कितने तरीके हैं ये ऑलरेडी पता है, 1। -1 के कितने तरीके हैं, जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए ना इसके लिए लिख दो 0 तरीके, मतलब -1 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, 0 तरीके। तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर मैं फिल कर दूंगी 1 को, कि वेज ऑफ 1 क्या हो जाएगी, वेज ऑफ 1 0 प्लस -1 वाली वेज हो जाएंगी। तो जो सेम फॉर्मूला मैंने रिकर्जन के अंदर लिखा था वही सेम फॉर्मूला मैं अपनी टैबुलेशन के अंदर भी लिखती हूँ। लॉजिक तो सेम ही रहेगा, बस पहले मैं रिकर्जन कर रही थी, अब मैं लूप चला रही हूँ, पर लॉजिक चीज़ों को कैलकुलेट करने का तरीका तो सेम ही रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो सेम ही है, चाहे मेमोराइजेशन कर लो चाहे टैबुलेशन कर लो, मेरा लॉजिक तो सेम ही है। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगी अंदर, मैं लिखूंगी माई वेज ऑफ n। इस बार मैं कॉल्स नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस बार पहले मैं रिकर्जन में कॉल लगाती थी कैलकुलेशन करने के लिए, कि पहले वेज ऑफ
n-1 कैलकुलेट कर ले मेरा रिकर्जन। पर इस बार मुझे पता चलेगा कि मैं बड़ी प्रॉब्लम पर बाद में पहुंची हूँ, तो मतलब 4 और 3 और 2 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली उनकी वैल्यूज को यूज कर सकती हूँ। तो वेज ऑफ n हो जाएगा वेज ऑफ n-1 प्लस माई वेज ऑफ n-2। इसमें मैं थोड़ा सा कंडीशन लगा सकती हूँ कि अगर n-2 लेस देन 0 हो जाए तो फिर इसको डायरेक्टली 0 ले लो, या n-1 लेस देन 0 हो जाए तो इसको डायरेक्टली 0 ले लो। ये मैं बीच में कंडीशन लगा सकती हूँ, ये कंडीशन मुझे कोड में ही दिखेगी। ये यहाँ पर इसको डिस्कस करने का इतना पॉइंट नहीं है, लॉजिकली मैंने समझ लिया कि -1 आएगा अगर 1 के लिए तो वहां पर मैं 0 ले लूंगी। n इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करूं, ये वैल्यू अगर 2 हो जाए, यहाँ पर मैं रेफरेंस रिलेशन लिख देती हूँ, माई वेज ऑफ n, इनफैक्ट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, अगर n की वैल्यू 2 है तो n-1 की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर, n-2 की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर। तो वेज ऑफ 1 क्या हो गई 1, वेज ऑफ 0 क्या हो गई 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो वेज ऑफ 2 आ गई मेरे पास 2 के बराबर। तो यहाँ मैं फिल कर दूंगी 2 को। अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, लूप के अंदर नेक्स्ट क्या आएगा n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 के लिए n-1 हो जाएगा 2 के बराबर, n-2 हो जाएगा 1 के बराबर। वेज ऑफ 2 क्या हो गई 2, वेज ऑफ 1 क्या हो गई 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ मैं फिल कर दूंगी 3 को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटरेशन पे, अब मैं n इज इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट करूंगी, n-1 हो जाएगा 3, n-2 हो जाएगा 2, वेज ऑफ 3 क्या हो गई 3, वेज ऑफ 2 क्या हो गई 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ मैं फिल कर दूंगी 5 को। अब दोबारा से आइटरेशन में नेक्स्ट की तरफ बढ़ूंगी, अब मैं कैलकुलेट करूंगी n इज इक्वल टू 5 के लिए, n-1 हो जाएगा 4, n-2 हो जाएगा 3 के इक्वल, वेज ऑफ 4 क्या हो गई 5, वेज ऑफ 3 क्या हो गई 3, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो अब मैं फिल कर दूंगी यहाँ पर 8 के इक्वल। अब मैं अपने लूप से बाहर आ जाऊंगी, क्योंकि मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा 1 से लेकर n तक रन करेगा, जो भी वेरिएबल वैल्यू थी वहां से लेकर वहां तक रन करेगा। मैंने नीचे से ऊपर जाते हुए, आप देख रहे हैं पहले छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, फिर मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो मैंने इंक्रीमेंटली स्मॉल से लेकर लार्ज की तरफ जाते हुए अपने पूरे के पूरे टेबल को फिल कर दिया है, अपने डीपी एरे को फिल कर दिया है। कैसे? लूप चलाकर। उसमें वही सेम लॉजिकल फॉर्मूला मैंने यूज किया है जो मैंने ऑलरेडी रिकर्जन के अंदर यूज कर लिया था। और ये जो कोड होगा, ये जो सूडो कोड लिखा है, ये मेरा टैब्यूलेशन का कोड है। यहाँ पर सिर्फ एक लूप चला है, कोई रिकर्जन नहीं हुआ, पहले छोटी प्रॉब्लम कैलकुलेट हुई है, फिर मेरी बड़ी प्रॉब्लम कैलकुलेट हुई है। अब हम टैब्यूलेशन के लिए कोड लिखने वाले हैं। मेरे पास ऑलरेडी मेमोराइजेशन का कोड लिखा हुआ है। अब मैं एक और फंक्शन बनाने वाली हूं, पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट वेज टैब्यूलेशन। टैब मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ इंटीजर n पास करूंगी और अपना जो डीपी एरे होगा उसको मैं टैब्यूलेशन वाले फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करूंगी। मतलब मेन फंक्शन को नहीं पता टैब्यूलेशन होने वाली है क्या, इस फंक्शन के अंदर ही अपना डीपी एरे इनिशियलाइज करूंगी। इंट डीपी मेरा 1D एरे होगा जिसका साइज होगा n+1 के बराबर। n+1 के बराबर क्यों? क्योंकि मैं 0 से लेकर n तक सॉल्यूशन निकालने वाली हूँ। 0 से लेकर n-1 नहीं, 0 से लेकर n तक सॉल्यूशन, तो टोटल n+1 मुझे स्टोरेज चाहिए होगी। अब इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। क्रिएट कर लिया स्टोरेज, इनिशियलाइज कर दो। dp ऑफ 0 होता है 1 के इक्वल। ये dp एक्चुअली मेरा वेज ही है, बस इसको मैंने नाम dp दे दिया क्योंकि मैं टैब्यूलेशन को थोड़ा सा सेपरेट करके आपको दिखाना चाहती हूँ। आप एरे का नाम यहाँ पर dp दे दें, वेज दे दें, ABCD दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हर बार टैब्यूलेशन में नाम आपको dp देकर दिखाऊंगी। यूजुअली आप टेक्स्ट बुक या दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर कोड भी देखेंगे तो आर्टिकल्स वगैरह में या डिफरेंट ब्लॉग्स में dp ही नाम होता है टैब्यूलेशन के अंदर। अब मैं लूप चला लूंगी i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n तक, i++। हर बार क्या हो जाएगा, हर बार जो मेरा dp ऑफ n है या dp ऑफ i है उसकी वैल्यू हो जाएगी dp ऑफ i-1 प्लस माई dp ऑफ i-2 के इक्वल। दिस विल बी i-2। अब ये तो मैंने लिख दिया, ये कोड बिल्कुल सही है, बस इसमें एक छोटी सी सिचुएशन का मुझे ध्यान रखना है। जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये dp ऑफ i-2 -1 हो जाएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो उस केस के लिए मैं ध्यान रखूं कि अगर i की वैल्यू 1 के इक्वल है तो उस केस में क्या करना है, सिर्फ ये i इज इक्वल टू 1 वाले का ही मुझे ध्यान रखना है। उस केस में dp ऑफ i की वैल्यू dp ऑफ i-1 के इक्वल हो जाएगी। बाकी केसेस में ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो एक i इज इक्वल टू 1 वाला केस होता है जिसके अंदर i-1 के इक्वल होगा, बाकी सब में i-1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर आप i-1 प्लस 0 लिख दो, इसको मैंने डायरेक्टली 0 ही लिख दिया कि नेगेटिव वैल्यू है तो उसके लिए 0 वेज होंगी, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया है। इस केस में मैं एरे को देख रही हूँ। लास्ट में आंसर क्या होगा, आंसर मेरा हो जाएगा dp ऑफ n, क्योंकि इस
प्रोसेस से ये जो लूप हुआ, दिस इज माय टैबुलेशन लूप। टैबुलेशन लूप ने सारे के सारे आई के लिए 1 से लेकर n तक सारे की सारी स्टेयर्स के लिए कैलकुलेट कर लिया कि वहां तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। तो लास्ट में मेरे पास dp ऑफ n भी कैलकुलेट हो गया होगा, तो उसको मैं रिटर्न कर दूंगी एज माय आंसर विच इज dp ऑफ n। तो मैं दोबारा से कॉल लगाने वाली हूँ, इस बार कॉल लगाऊंगी एक और कॉल फॉर माई काउंट वेस्ट टैबुलेशन, जिसमें पास कर दूंगी अपने n की वैल्यू, और ये टैबुलेशन वाला कोड मुझे प्रिंट करके देगा 8 वैल्यू। इसको करते हैं सेव एंड रन। आंसर मेरे पास आया है, ये वाला रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन है, दिस इज माय टैबुलेशन आंसर। दोनों का आंसर सेम आएगा हमेशा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं, टैबुलेशन वाले कोड में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग ऑफ n आती है, मेमोराइजेशन वाले कोड में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आती है। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है तो मैंने आपको दोनों सिखा दिए हैं कि रिकर्जन से मेमोराइजेशन तक पहुंचने का क्या तरीका होता है और टैबुलेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फिबोनाची और टैबुलेशन काउंट स्टेयर्स में आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर सा कोड हमें देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है ये जिसको हमने सॉल्व किया है। एंड इसी तरीके से हम आगे की बहुत सारी डीपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं।